आपने कभी किसी प्रेत की आत्मा को देखा है? यह कहानी है एक ऐसे प्रेत की जिसका नाम था संघतारा। एक खतरनाक प्रेत जो रात के अंधेरे में अपनी खोज में निकला था। राजकुमार अचिंतन की आत्मा और तांत्रिक योगीनाथ के रहस्यमयी मंत्रों के बीच एक खौफनाक सच्चाई का पर्दाफाश होता है। क्या वह प्रेत फिर से जीवित हो सकेगा? क्या योगीनाथ की तंत्र क्रिया उसे हरा पाएगी? जैसे जैसे रात का सन्नाटा गहराता है, वैसे वैसे इन प्रेतों के बीच की लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। क्या तुम तैयार हो इन खौफनाक घटनाओं का सामना करने के लिए? देखिए इस खौफनाक रहस्य का खुलासा केवल हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है प्रेतलोक। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। यह समूचा विश्व सिर्फ एक भावना के चलते गतिमान है, वो है विश्वास। कहा जाता रहा है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। पर आज यहां पर बात गंगा मां को मानने या न मानने को लेकर नहीं है। बात है कि जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम यह मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है और वह कण कण में विराजमान है। ठीक वैसे ही हम माने या न माने, पर एक और शक्ति भी इस संसार में है जिसके होने का हम में से कई लोगों को प्रमाण मिला है। हम में से कई लोग आज भी उसके बारे में सोचकर सिहर जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आत्मा की, जिसे सभी लोग अपने अपने हिसाब से नाम देकर परिभाषित करते हैं। कोई इसे भूत, तो कोई प्रेत, तो कोई कुछ और कहता है। पर हर कोई चाहे अनचाहे इस सत्य को अवश्य मानता है कि भगवान के बाद एक और अलौकिक शक्ति इस संसार में जरूर है। ऐसी ही एक अईश्वरीय अलौकिक शक्ति से प्रेरित घटना घटित हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 4 दोस्त राकेश, विकास, मनोज और सुनील अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए भोपाल के सबसे व्यस्त और चहल पहल वाले इलाके में रहते हैं। ये चारों ही एक मिडिल क्लास परिवार का हिस्सा हैं। जहां राकेश और मनोज के घर का वातावरण धार्मिक है, वहीं सुनील और विकास के घर में पूजा पाठ सिर्फ किसी बड़े त्योहार तक ही सीमित है। राकेश को नई नई जगह और पौराणिक स्थानों पर घूमना और उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज भी ये चारों दोस्त राकेश के बताए हुए रायसेन के किले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे 2 मोटरसाइकिल पर ये चारों दोस्त अपनी मंजिल रायसेन के किले की ओर निकल गए। भोपाल से रायसेन की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। रास्ते में कई मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। किले से कुछ पहले हजरत पीर फतेहुल्लाह की दरगाह है, जिसकी इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। जितना मनोरम यहाँ का नजारा दिन में होता है, उतना ही यह रास्ता रात में वीरान और सुनसान हो जाता है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, जहां जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ पत्थरीले रास्तों की 3-4 पगडंडियां हैं। वैसे तो चढ़ाई थोड़ी कठिन है, पर ये चारों नौजवान मस्ती और चुहलबाजी करते हुए आसानी से किले तक पहुंच जाते हैं। किले को देखकर जहां एक ओर राकेश का चेहरा खिल जाता है, वहीं विकास और सुनील के लिए यह पत्थरों के पुराने खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं। पर मनोज इस किले में रुचि दिखाते हुए राकेश के पास जाकर उससे इस किले का इतिहास और इसकी विशेषता बताने को कहता है। चारों दोस्त किले के बाहर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और राकेश कहना शुरू करता है। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। किला बलुआ पत्थर की चट्टान पर ऊंचाई पर खड़ा है। यहां ऊंची दीवार और बुर्ज किले को और दिलचस्प बनाते हैं। किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार व 13 बुर्ज हैं। राकेश आगे कहता है, तारीख शेरशाही में उल्लेख है कि दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी 4 माह की घेराबंदी के बाद भी किले को नहीं जीत पाया था। तब उसने तांबे के सिक्कों को गलवाकर यहीं तोपों का निर्माण किया। इसके बाद ही शेरशाह को जीत नसीब हो सकी। जब शेरशाह ने इस किले को घेरा,
तब 1543 ईस्वी में यहां राजा पूरनमल का शासन था। वह शेरशाह के धोखे का शिकार हुआ था। जब उसे मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया है तो उसने अपनी पत्नी रत्नावली का सिर स्वयं काट दिया था, जिससे वह शत्रुओं के हाथ न लगे। रायसेन के किले की चारदीवारी में वे सभी साधन और भवन हैं जो अमूमन भारत के अन्य किलों में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहां कुछ खास भी है जो अन्य किलों में नजर नहीं आता। किला पहाड़ी पर तत्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और इत्रदान महल का इको साउंड सिस्टम इसे अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग करता है। इत्रदान महल के भीतर दीवारों पर बने आले इको साउंड सिस्टम की मिसाल है। एक दीवार के आले में मुंह डालकर फुसफुसाने से विपरीत दिशा की दीवार के आले में साफ आवाज सुनाई देती है। दोनों दीवारों के बीच लगभग 20 फीट की दूरी है। यह सिस्टम आज भी समझ से परे है। किला परिसर में बने सोमेश्वर महादेव मंदिर के अलावा हवा महल, रानी महल, झांझरी महल, बारादरी, शीलादित्य की समाधि, धोबी महल, कचहरी, चमार महल, बाला किला, हम्माम और मदागन तालाब भी हैं। राकेश एक साइन बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहता है, किला पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण का हिस्सा है। इसे क्षति पहुंचाना या इसके वास्तविक स्वरूप से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है, ऐसा इस बोर्ड पर लिखा है। फिर वह विकास और सुनील की ओर उंगली दिखाकर कहता है, तो हम में से कोई भी यहां की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खास तौर पर तुम दोनों। दोनों ही अपनी गर्दन हिलाकर राकेश को अपनी ओर से निश्चिंत करते हैं। सुनील और विकास किले को अब तक 2 बार पूरा घूम चुके हैं, पर राकेश और मनोज अभी केवल आधा किला ही देख पाए हैं। वे बहुत बारीकी से इस किले के भव्य इतिहास को समझते हुए इसे करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सुनील और विकास को भूख लग चुकी है और वे बार बार राकेश और मनोज से नीचे चलने को कह रहे हैं। पर राकेश और मनोज को तो मानो भूख और प्यास थी ही नहीं। वे केवल किले को नजदीक से जानने के लिए उत्सुक हैं। दोपहर अपने अंतिम पड़ाव पर है और शाम अपनी छटा बिखेरने को आतुर हो रही है। सुनील और विकास का सब्र अब जवाब दे चुका है और वे राकेश से कहकर नीचे उतरने लगते हैं। राकेश ने भी सूरज को ढलते देख मनोज से कहा, शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी नीचे उतरने में भी कम से कम 1 घंटा लगेगा। चलो हम भी नीचे की ओर चलना शुरू करते हैं, जिससे रात होने से पहले दरगाह तक पहुंच सकें। नीचे पहुंचने पर राकेश देखता है कि विकास और सुनील दरगाह के सामने चाय नाश्ते की दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। मनोज ने भी दुकान पर आकर अपने और राकेश के लिए 2 चाय ऑर्डर कर दी और सुनील और विकास के पास जाकर बैठ गया। चारों इधर उधर की बातें करते हुए चाय की चुस्की का लुत्फ उठा रहे हैं। विकास के पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर यहां खाने की कोई व्यवस्था न देखकर उसने और सुनील ने भोपाल से 20 किलोमीटर पहले पड़ने वाले एक ढाबे पर खाना खाने का प्लान बनाया। चारों दोस्त यहां से निकलने से पहले दरगाह पर हाजिरी देते हैं। दरगाह से भोपाल की ओर निकलते निकलते अब दिन पूरी तरह ढल चुका है। रात का अंधेरा किसी भी वक्त अपने चरम पर पहुंचने वाला है। कहने को तो अभी सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, पर पहाड़ी और जंगल में अंधेरा जल्दी गिर आता है। आज अमावस्या की काली अंधेरी रात है और ये चारों दोस्त अपनी वर्तमान रिहाइश भोपाल की ओर अपनी मोटरसाइकिल से सफर कर रहे हैं। करीब आधे घंटे चलने के बाद सुनील की गाड़ी 2-3 झटकों के साथ बंद हो जाती है। मनोज और राकेश अपनी गाड़ी सुनील के पास लगाकर पूछते हैं, क्या हुआ? सुनील कहता है, पेट्रोल खत्म हो गया है, शायद जल्दबाजी में डलवाना भूल गया था। राकेश चिंतित होकर कहता है, यह तो गलत हुआ। अब इस जगह इतने बजे पेट्रोल कहां से मिलेगा? फिर कुछ सोचकर उसने मनोज से अपनी गाड़ी का पेट्रोल देखने के लिए कहा। मनोज पेट्रोल टैंक को चेक करते हुए कहता है, मेरी गाड़ी में भी ज्यादा पेट्रोल नहीं है, पर इतना तो है कि हम किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। सुरक्षित स्थान का नाम सुनकर सुनील और विकास उन्हें उस भोपाल मोड़ पर पड़ने वाले ढाबे के बारे में बताते हैं, जिसे राकेश और मनोज ने भी पहले से देखा हुआ है। अब चारों अंदाजा लगाते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति से वह ढाबा कितनी दूर है। ढाबे की दूरी का अंदाजा लगाकर मनोज अपनी गाड़ी का कुछ पेट्रोल सुनील की गाड़ी में डाल देता है,
जिससे वे चारों ढाबे तक पहुंच सकें। ढाबे पर पहुंचकर कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा सोचकर चारों आगे निकलते हैं। पर पेट्रोल को एक गाड़ी से निकालकर दूसरी में डालने के चक्कर में बहुत सा पेट्रोल खराब हो जाता है। साथ ही रात भी काफी हो जाती है। पेट्रोल अब दोनों गाड़ियों में कम था और उन चारों का ढाबे की दूरी का अंदाजा भी गलत साबित हुआ। ढाबे से करीब 2 किलोमीटर दूर ही पहले एक गाड़ी का और फिर दूसरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वे चारों इस समय अमावस्या की काली रात में सुनसान सड़क पर जंगल के बीचों बीच बिना किसी मदद की आशा लिए खड़े हुए हैं। इस समय कोई मदद की उम्मीद करना बेमानी था। अभी तक के सफर में एक भी गाड़ी उन्हें नहीं मिली थी और न ही आसपास किसी बस्ती के होने का कोई अंदेशा था। राकेश शांति को भंग करते हुए बोला, इस समय यहां इस वीरान और सुनसान जगह पर खड़े रहने से तो अच्छा है कि हम ढाबे तक गाड़ी को धकेल कर ले चलें। शायद वहां हमें कोई मदद मिल जाए। सही कहा, और हो सकता है वहां हमारे मोबाइल पर नेटवर्क भी मिल जाए, तब हम किसी तरह मदद की उम्मीद कर पाएंगे। मनोज ने राकेश की बात का समर्थन करते हुए कहा। बाकी दोनों दोस्त भी राकेश की बात का समर्थन करते हुए पैदल ही गाड़ी को धक्का लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें झिंगुर और कई प्रकार के पतंगों की आवाजें आ रही थीं, जो इस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थीं। करीब 40-42 मिनट तक चलते चलते ढाबा दिखाई देने लगा। अगले 5 मिनट बाद ही चारों दोस्त ढाबे पर थे। अपनी गाड़ियों को ढाबे के सामने लगाकर सामने पड़ी खाट पर आराम से बैठ गए। तकरीबन 15 मिनट बाद रास्ते की थकान कुछ कम होने पर विकास ढाबे के नौकर को आवाज देने लगा, पर ढाबे के अंदर से किसी ने भी उनकी आवाजों का उत्तर नहीं दिया। सुनील ढाबे की तरफ देखते हुए बोला, लगता है इस समय तक सभी लोग ढाबा बंद करके चले जाते होंगे, पर किसी को तो ढाबे और यहां के सामान की सुरक्षा के लिए रखा होगा। विकास ने सुनील की बात को काटते हुए कहा, और वैसे भी इन 30 किलोमीटर के अंदर इस ढाबे के अलावा कुछ भी नहीं है, तो रात में ट्रक वालों या सवारी गाड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए किसी को तो रख छोड़ा होगा। सुनील ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। राकेश और मनोज भी अब तक उठकर खड़े हो गए थे। चारों अलग अलग होकर ढाबे के आसपास देखने लगे कि शायद कोई नौकर हो जो शायद सो रहा हो, पर काफी देर तक देखने के बाद भी उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। सुनील और मनोज ढाबे के रसोई घर की तरफ जाते हैं और खाने के लिए सामान ढूंढने लगते हैं। मनोज तेज आवाज में कहता है, भाइयों, यहां कोई नौकर तो नहीं है, पर हमारी पेट पूजा के लिए सब्जी, आटा, मसाले और बाकी सभी कुछ मौजूद है। क्यों ना हम खुद ही कुछ बना लें? पर क्या यह सही होगा? मेरा मतलब, अगर कोई आसपास कहीं गया होगा या ढाबे के अंदर होगा तो वह हमें चोर न समझ बैठे। सुनील ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा। विकास थोड़े गुस्से के लहजे में बोला, तो क्या करें? यहां तो कोई दिखाई नहीं देता। अगर कोई होता तो हमारी आवाज का तो उत्तर देता। मुझे नहीं लगता कि यहां कोई होगा। विकास और सुनील की बातों को सुनकर राकेश ने समाधान निकालते हुए कहा, मेरे ख्याल में तो तुम दोनों की ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। हम में से कोई 2 लोग खाने की तैयारी करेंगे और बाकी 2 लोग ढाबे के अंदर और बाहर अच्छे से देखेंगे। शायद कोई मिल जाए। अगर कोई मिल गया तो उसे सारी बात बताकर उससे मदद मांगेंगे, और अगर कोई नहीं मिला तो खाना खाकर सुबह तक आराम करेंगे। चलते समय सब्जी की टोकरी में कुछ रुपये रख देंगे। सभी सर हिलाकर राकेश की बात का समर्थन करते हैं, पर अब बात थी कि कौन रुककर खाना बनाएगा। इस बात का हल निकालते हुए मनोज ने सभी से कहा, मैं और सुनील खाना बनाने का काम करेंगे। वैसे भी राकेश और विकास इस काम में कच्चे हैं, तो तुम दोनों जाकर ढाबे का मुआयना करो और देखो कि कोई हमारी मदद के लिए यहां है या सिर्फ हम चारों ही रात भर इस ढाबे की शोभा बढ़ाने वाले हैं। सभी मनोज की बात पर हंसते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मनोज और सुनील खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। राकेश और विकास मोबाइल की टॉर्च चालू कर पहले ढाबे के आसपास देखने के लिए निकल जाते हैं। ढाबा देखने में आम ढाबों की तरह ही है, पर यह दूसरे ढाबों से कहीं अधिक बड़ा और पुराना लगता है। यह तकरीबन 2 एकड़ के हिस्से में फैला हुआ है।
सामने की तरफ के भाग में 10-12 खाट पड़ी हैं, जो निश्चित ही वाहन चालकों के आराम करने के लिए होंगी। अंदर बरामदे पर 12-15 जोड़ी कुर्सी टेबल लगे हुए हैं। ढाबे की वीरान और सुनसान जगह होने पर भी यहां किसी जंगली जानवर की आवाज तक नहीं है और न ही ढाबे को देखकर डर महसूस हो रहा है। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद राकेश और विकास ढाबे के अंदर बने कमरों को देखने का फैसला करते हैं। एक एक करके सारे कमरों को बारीकी से देखने के बाद वे एक कमरे के बाहर आकर ठिठक जाते हैं, क्योंकि इस कमरे के अंदर से कुछ उजाला दरवाजे के नीचे से बाहर आता दिख रहा था। दरवाजे से ही अगरबत्ती और कपूर की खुशबू को आसानी से सूंघा जा सकता था। राकेश और सुनील दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब सुनील अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डालता है। दरवाजे को देखकर दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई है और देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इस दरवाजे को कई सालों से किसी ने नहीं खोला होगा, क्योंकि दरवाजे की कुंडी पर दीमक ने अपना घर बना रखा है। चारों तरफ मकड़ी के जाले इस तरह से लगे हैं मानो उन्हें पता है कि इस जगह से कोई भी उन्हें अलग नहीं करेगा। पूरा दरवाजा काले रंग का है और उसका ऊपरी भाग चौखट लाल रंग की है। दरवाजे पर 2 नागों की आकृति बनी हुई है, जिसमें एक नाग का शरीर दरवाजे के एक पल्ले पर है और साथ वाले नाग को घेरते हुए उसका मुंह दरवाजे के दूसरे पल्ले पर है। ऐसे ही दूसरे नाग का भी धड़ दूसरे पल्ले पर और मुंह पहले पल्ले पर है। दरवाजे पर संस्कृत में पीले रंग से, शायद हल्दी से, कुछ लिखा हुआ है, अयम सविकल्प का समाधि। चौखट के ऊपर जहां कुंडी लगी है वहां लिखा है अहम शयनम। सुनील उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। राकेश उसे रोकता है, पर सुनील की जिद और खुद के जिज्ञासु मन की वजह से राकेश मान जाता है। अब दोनों ही जिज्ञासा बस अंदर देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं। अंदर का दृश्य देखकर राकेश एक हाथ से सुनील को आगे बढ़ने से रोकता है। कमरे के अंदर सिंदूर और हल्दी से एक अजीब सा चौक बना हुआ है। चौक के चारों ओर कुछ कुछ अंतराल से नींबू रखे हुए हैं। पास ही धूप और अगरबत्ती जल रही है। एक बड़ा दीपक उस चौक के बीचों बीच जल रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यह सारा उपक्रम किसी तंत्र क्रिया के प्रयोग के लिए किया गया है। पर इस दरवाजे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सालों से यहां आया होगा, और न ही इस कमरे में कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की है। कमरे में एक बड़ी लोहे की आदमकद पेटी रखी है, जिस पर सिंदूर से AUM का चिन्ह बना हुआ है। पूरे कमरे में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, जिससे राकेश और सुनील के दांत बजने लगते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि कहीं कोई खिड़की नहीं है और यह कमरा भी मुख्य दरवाजे से बहुत अंदर है। वैसे भी बाहर इतनी ठंड नहीं है। राकेश को कमरे का माहौल सही नहीं लगता। वह सुनील से कुछ कहता, इससे पहले ही अचानक वहां जल रहा दीपक एकाएक फपक कर बुझ गया और अगरबत्ती की खुशबू की जगह अजीब सी सड़न जैसी गंध पूरे कमरे में फैलने लगी। एक तेज हवा के झोंके ने सिंदूर और हल्दी से बने चौक और पेटी पर बनी AUM की आकृति को मिटा दिया। राकेश किसी अनहोनी की आशंका से सुनील का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देता है। दरवाजे को यथावत लगाने के बाद दोनों बाहर की तरफ, जहां विकास और मनोज खाना बना रहे थे, पहुंच जाते हैं। मनोज इन दोनों को प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, हम दौड़ रहे थे इस वजह से। राकेश ये कहते हुए सुनील को चुप रहने का इशारा करता है। कोई मिला या नहीं भाई? विकास ने रोटी सेकते हुए पूछा। राकेश ने माहौल को थोड़ा सामान्य करने के लिए शायराना अंदाज में उत्तर दिया, हमें वो मिला जो कमबख्त अब तक किसी को न मिला। पर क्या कहूं यारों, चाह थी जिसकी वो अब तलक न मिला। सभी राकेश की शायरी सुनकर हंसने लगते हैं। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। चारों खाना खाकर सोने का सोचते हैं, पर मनोज कहता है कि सभी का एक साथ सोना सही नहीं होगा। हम सभी बारी बारी एक एक करके जाग कर रात में ध्यान रखेंगे कि कोई जंगली जानवर या कुछ और दिक्कत न करे। सभी मनोज की बात मान जाते हैं। सबसे पहले मनोज ही पहरा देता है, बाकी तीनों सो जाते हैं। एक काला स्याह साया सुनील की खाट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।
उसके तेजी से चक्कर लगाने और बार बार हाथ हिलाने की वजह से चूड़ी और पायल की आवाज आ रही है, जिससे लगता है कि यह किसी औरत का साया है। पर तभी वह साया विकास के बिल्कुल ऊपर आकर मर्दाना आवाज में कहता है, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। ठीक उसी समय विकास एक भारी भरकम मगर गंभीर आवाज सुनता है, जो उसके बिल्कुल पास आती जा रही है और बार बार उससे कह रही है, तूने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। राकेश जोर से चीखा। उसकी चीखने की आवाज सुनकर मनोज दौड़कर उसकी खाट के पास पहुंच जाता है। सुनील और विकास भी राकेश की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। मनोज राकेश को देखकर घबरा जाता है। राकेश इस सर्दी में भी पसीने से भीगा हुआ है। उसकी सांस बहुत तेज चल रही है। वह कानों को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से बंद करने की कोशिश कर रहा है और उसकी आंखें मानो खून उतर आया हो, इस तरह लाल सुर्ख हो रही हैं। मनोज ने उसके कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया। राकेश चौंक कर उठा और अपने अगल बगल इस तरह से देखने लगा मानो किसी को ढूंढ रहा हो। राकेश को तो मनोज की आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसके कानों में तो अभी भी वो आवाजें ही गूंज रही थीं। तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है, तुमने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। मनोज ने एक बार फिर राकेश को कंधे से पकड़कर हिलाया। राकेश ने एक नजर मनोज पर डाली और फिर दौड़ता हुआ सुनील और विकास की ओर लपका, पर 2 कदम चलकर ही धड़ाम से 2 खाटों के बीच गिर गया। वह बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे उसके पैरों ने जवाब दे दिया हो। इधर सुनील और विकास की हालत भी वैसी ही थी जैसी राकेश की थी। वे दोनों अपनी खाट पर बैठे हुए थे और ऊपर की तरफ देखकर कांप रहे थे। उनके पीले पड़े चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वे किसी भयानक चीज को देखकर डरे हुए थे। मनोज इन तीनों की यह हालत देखकर अंदर तक हिल गया, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लेते हुए राकेश को खाट पर लिटाया, फिर विकास और सुनील को भी लिटाया। मनोज ने इन तीनों को इस तरह से लिटाया था कि उन तीनों की खाट एक दूसरे के बिल्कुल पास थी और मनोज उनके सामने बैठा था। राकेश जाग रहा था, पर अभी भी उसे सुनील और विकास के ऊपर वे काले साए मंडराते नजर आ रहे थे। ठीक ऐसे ही सुनील और विकास भी जागते हुए उन स्याह सायों को अपने ऊपर लटकते हुए मंडराते देख रहे थे। मनोज भी मंत्रमुग्ध सा इन तीनों को सिर्फ देखे जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जगाया हो। वह इन तीनों के सिर के पास एक खाट पर आसन लगाकर बैठ गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ समय बाद मनोज ने आंखें खोली और माहौल को बहुत ही सुखद पाया। अब उसका सिर भारी नहीं हो रहा था। वहां फैली दुर्गंध की जगह खुशबूदार मंद मंद हवा बह रही थी। मनोज खाट पर लेटकर आसमान की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि आज बहुत दिनों बाद खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को टिमटिमाते हुए देखने का मौका मिला। बहुत देर बाद बिना तीनों को उठाए मनोज अपनी खाट से उठा। उसने राकेश के बैग से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। राकेश और वह दिन में एक आध बार सिगरेट पी लिया करते थे। पहले पहल तो सिगरेट उसने मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स के जोर देने पर पी थी, पर फिर धीरे धीरे यह जोर कब शौक बन गया पता ही नहीं चला। अब भी मनोज केवल जब राकेश के साथ होता है तभी एक आध सिगरेट पी लिया करता है। मनोज सिगरेट सुलगाकर उसे होंठों में दबाकर टहलने लगा। वह एक के बाद एक कई बड़े कश लगाकर सड़क की ओर देख रहा था। सड़क इस समय भी किसी विधवा की मांग की तरह सूनी थी। माहौल मालबोरो क्लोव सिगरेट की लौंग जैसी मादक खुशबू से भर गया। तभी मनोज को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। वह एक मालवाहक ट्राला था जो तेजी से वहां से गुजर गया। कल रात से पहली बार उसने किसी गाड़ी को उस सड़क से निकलते हुए देखा था। मनोज ने एक नजर अपनी बाईं कलाई पर पहनी घड़ी पर डाली। घड़ी के कांटे सुबह के 5 बजने का संकेत दे रहे थे। मनोज ने सोचा कि अब तीनों को उठा देना चाहिए और जल्द से जल्द यहां से निकलने का प्रबंध करना चाहिए। यही सोचकर वह उन तीनों को जगाने उनकी खाट के पास गया। राकेश, सुनील और विकास भी अब तक जाग चुके थे, क्योंकि गाड़ी की आवाज ने उन्हें पहले ही जगा दिया था। पर यहां से निकलने में सबसे बड़ी परेशानी पेट्रोल की थी।
क्योंकि कल रात उनकी दोनों गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो चुका था। पर यहां और देर रुकना चारों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। तब चारों ने रात की तरह ही जब तक पेट्रोल पंप नहीं मिल जाता गाड़ी को धक्का लगाकर चलने का सोचा। अपने वादे के मुताबिक सब्जी की टोकरियों में कुछ रुपए रखकर वे गाड़ी की ओर चल पड़े। गाड़ी को सीधा करते समय सुनील ने पेट्रोल की आवाज सुनी। उसने कौतूहलवश पेट्रोल टैंक को खोलकर देखा तो वह पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने प्रश्नवाचक निगाह से मनोज को देखा। मनोज का भी यही हाल था। उसकी गाड़ी का टैंक भी पेट्रोल से भरा हुआ था, पर उनमें से कोई किसी से कुछ नहीं बोला। मनोज ने इग्निशन में चाबी लगाई और हमेशा की तरह गाड़ी हाफ किक में ही डरर डरर की आवाज के साथ चालू हो गई। चारों गाड़ी उठाकर वहां से निकल गए। अपने रूम पर पहुंचकर सब फ्रेश हुए और अपने अपने काम में लग गए। मनोज, क्योंकि रात भर सो नहीं पाया था, उसने कुछ नाश्ता करके सोने का सोचा। बाकी सब भी नाश्ता करके अपने आज के निर्धारित काम में लग गए। चारों में एक चीज समान थी, अभी तक किसी ने भी रात की किसी घटना के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब मनोज उठा। उसने उठकर देखा तो रूम पर कोई नहीं था। बाहर जाकर बालकनी में देखा तो वहां राकेश बैठकर कुछ पढ़ रहा था। उसके एक हाथ में उसकी फेवरेट मालबोरो सुलग रही थी। राकेश ने मनोज को देखकर बिना कुछ कहे मालबोरो उसकी ओर बढ़ा दी। मनोज ने 2-3 कश लेकर सिगरेट वापस की और बाथरूम की तरफ चला गया। रात के लगभग 11 बज रहे हैं। चारों हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तभी सुनील किताब बंद करके सोने चला गया। उसके पीछे पीछे विकास भी चला गया। राकेश और मनोज दिन में सो चुके थे, इस वजह से नींद अभी उनसे दूर थी। तकरीबन 1 घंटे बाद सुनील आकर फिर से किताब खोलकर बैठ जाता है और बुदबुदाते हुए पढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगती है, जिसे सुनकर राकेश और मनोज चौंक जाते हैं। वह किताब को अपने सामने रखकर जोर जोर से कह रहा था, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। सुनील की आंखें लाल सुर्ख हो रही हैं, मानो उनमें खून उतर आया हो। राकेश और मनोज की हालत बयान करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो मानो सांप सूंघ गया हो। कमरे की ट्यूबलाइट चरचर की आवाज के साथ कभी जलती है और कभी बुझ जाती है। पूरे कमरे में सड़न की बदबू फैल गई। सुनील ने किताब से सिर उठाकर राकेश और मनोज की तरफ देखा। उसके देखने मात्र से राकेश और मनोज के प्राण हलक तक आ गए। उसके देखने का तरीका बहुत ही डरावना और भयावह था। सुनील की चमड़ी का रंग बदलने लगा। उसका गोरा रंग अब काला पड़ने लगा। शरीर पर कई जगह गहरे घाव के निशान उभर आए, जिनसे मांस बाहर लटक रहा था। सुनील ने एक बार फिर उसी भयानक और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। अचानक सुनील उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना बहुत ही भयानक था, मानो बहुत से चमगादड़ एक साथ आवाज कर रहे हों। अब तक राकेश और मनोज दोनों ही अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। राकेश सुनील के हालात देखकर गहरे सदमे में था, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और सुनील से पूछा, सुनील, क्या हुआ तुझे भाई? सुनील उसी भयानक आवाज में रोता रहा। राकेश की बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। राकेश ने एक बार फिर सुनील से वही प्रश्न दोहराया। इस बार सुनील का रुदन बंद हो गया। उसने घूर कर राकेश की तरफ देखा और खरखराहट भरी आवाज में बोला, तू देख नहीं रहा है तुझे मैं सुनील दिखाई देता हूं? राकेश उसकी बात सुनकर शांत नहीं हुआ। वह फिर बोला, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? राकेश की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बस राकेश को घूरता रहा। राकेश ने फिर पूछा, यहां क्यों आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुनील राकेश की बात का कोई जवाब दिए बिना कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसके चलने से पायल की आवाज आ रही थी। चलते समय हाथ हिलने से चूड़ियों की आवाज भी आ रही थी। राकेश और मनोज समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है जो चूड़ी और पायल पहने हुए है, पर बोलने की आवाज मर्दों जैसी है। पर एक बात तो वे दोनों बहुत अच्छे से समझ गए थे कि सुनील पर इस समय किसी प्रेत का कब्जा है। सुनील काफी देर तक कमरे में टहलता रहा। फिर वह उसी जगह बैठ गया जहां पहले बैठा था। वह एक बार फिर जोर जोर से रोने लगा। इस बार उसकी आवाज बहुत तेज थी।
उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के कुत्तों ने भी रोना शुरू कर दिया। माहौल बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले के सभी लोग या तो मर चुके हैं या बेहोश हैं, क्योंकि इतनी तेज आवाजें सुनकर भी अभी तक न कोई जागा और न ही किसी के घर से कोई आवाज आई। कुत्ते अपनी विशेष शक्ति की वजह से भूत प्रेत की उपस्थिति जान लेते हैं और भौंकने लगते हैं, पर जाने कैसे उस भयानक और चमगादड़ जैसी रोने की आवाज को सुनकर विकास की नींद खुल गई और वह हॉल में आ गया। यहां आने के बाद सबसे पहले उसकी नजर सुनील पर गई, जो जोर जोर से रो रहा था। विकास को उसकी हालत देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वह प्रेत बाधित है। फिर उसकी नजर राकेश और मनोज पर गई। दोनों के चेहरे फक पीले पड़ चुके थे और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। राकेश और मनोज में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे अपना सिर उठाकर विकास में आ रहे बदलाव को देख सकें। विकास का चेहरा लाल हो गया था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके सुनील को घूर रहा था। उसके हाथ किसी तांत्रिक के समान मुद्रा में थे। आंखों के नीचे काजल जैसी कालिक थी, होंठ लाल सुर्ख और चेहरा दमक रहा था। विकास ने पास टंगे ब्लैकबोर्ड के नीचे पड़ी एक चाक उठा ली। फिर उसने राकेश और मनोज के चारों ओर एक घेरा बना दिया। अब तक राकेश और मनोज अपने आप को संभाल चुके थे। वे विकास को आश्चर्य से देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि विकास का डील डॉल और हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहा था। विकास घेरा बनाकर वहां से उछला और एक ही छलांग में न सिर्फ सुनील के पास पहुंच गया, बल्कि सुनील कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने सुनील के चारों ओर भी एक घेरा बना दिया। फिर बोला, देख शैतान देख, मैंने तुझे अब अपनी तांत्रिक शक्ति से कैद कर लिया है। अब तू या तो इस लड़के को छोड़ दे या मैं तुझे हमेशा के लिए काले तिलिस्म में कैद कर दूं। तू बता, तुझे क्या मंजूर है? सुनील सहमा हुआ उस घेरे में कैद था। अपनी वास्तविक परिस्थिति को देखकर उसने उसी चमगादड़ जैसी आवाज में कहा, तू मुझे कुछ देर तक बांध कर जरूर रख सकता है, पर तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सुनील की यह बात सुनकर विकास को बहुत गुस्सा आ गया। उसने आसमान की ओर दोनों हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए सुनील के सिर पर अपना हाथ रख दिया। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज तेज होने लगी। इसके साथ साथ सुनील की छटपटाहट भी बढ़ गई। फिर सुनील बेहोश होकर घेरे में गिर गया। विकास सुनील को उसी हालत में छोड़कर राकेश और मनोज की तरफ देखते हुए कहता है, शैतान कुछ समय के लिए गया है, पर वह फिर वापस आएगा। जैसे तुमने मुझे जगाया है, वैसे ही तुम लोगों ने अपनी गलती से इसे भी जगा दिया है। अब ये इतनी आसानी से तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। राकेश और मनोज सुनील और विकास को देख रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे कि सुनील के अंदर का शैतान कौन था और विकास के अंदर जो शक्ति है वह उनके लिए सही है या नहीं। राकेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर विकास से पूछा, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि आप जो भी हैं, सिर्फ आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इस समय आपके अलावा और कोई समझ नहीं आता जो हमें बचा सके। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। विकास ने राकेश की तरफ देखते हुए कहा, राकेश, यही नाम है ना तुम्हारा? राकेश ने सिर हिलाकर हां कहा और गंभीर हो चुके विकास के चेहरे को देखने लगा। साथ ही यह भी सोचने लगा कि आखिर इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। विकास राकेश के मन की स्थिति को समझते हुए बोलना जारी रखता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता चला? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, या यूं कहूं कि मैं सब कुछ जान लेता हूं। मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता बच्चे। राकेश बोला, मैं समझ गया कि आप कोई सिद्ध पुरुष हैं जो इस समय हमारी मदद करने के लिए यहां पर आए हैं। कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए और यह भी बताइए कि यह कौन सा प्रेत है जो हमारे घर में जबरन अपना डेरा डालना चाहता है। विकास ने बहुत जोर से ठहाका लगाया और बोला, नादान बच्चे, वह जबरन तुम्हारे घर में नहीं आया है, बल्कि उसे तुम लोग अपने साथ यहां लेकर आए हो, जैसे तुम मुझे लेकर आए हो। और तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं? मैं तो सालों से समाधि में लीन था। तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी समाधि भंग की है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
यह मुसीबत तुम लोगों ने अपने गले बांधी है, तो अब तुम खुद ही इससे निपटो। राकेश विकास की बातों को सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि आपने उस दुष्ट शैतान से हमें बचाया, और अब आप खुद ही हमें उसके चंगुल में मरते हुए कैसे देख सकते हैं? प्लीज हमारी मदद कीजिए। राकेश की बातों का असर विकास के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। विकास गंभीर और वजनदार आवाज में बोला, इससे पहले कि हम इस प्रेत को उसकी सही जगह पर भेजें, हमें यह जानना होगा कि यह प्रेत कौन है और यहां कैसे आया। साथ ही यह भी जानना होगा कि यह आखिर प्रेत बना कैसे। राकेश और मनोज विकास की बात से सहमत दिखे और ध्यान से आगे की बातों को सुनने लगे। विकास के अंदर की शक्ति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस प्रेत के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमें एक और प्रेत का सहारा लेना होगा, क्योंकि प्रेत ही प्रेत के बारे में हमें बता सकता है। और अच्छी बात यह है कि इतने सालों तक दुनिया से दूर रहने के बावजूद आज भी कुछ प्रेत हैं जो मेरे आह्वान पर अपने आप हम तक आकर हमारी मदद कर सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद उसका खात्मा आसान हो जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से आप अपने प्रेत को बुलाइए। राकेश बहुत उत्साहित होकर एक ही सांस में बोलता गया। राकेश की बात सुनकर विकास उसी गंभीर आवाज में बोला, यह जितना सरल तुम्हें लगता है उतना सरल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो प्रेत हमारे बुलाने पर आएगा वह अपने ही जैसे किसी प्रेत के खात्मे के लिए हमारा साथ देगा या नहीं। और बात भी तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि मेरी कही हर बात को उस प्रेत को मानना ही होगा। लेकिन मैं यह काम उससे बिना उसकी मर्जी के नहीं करवाना चाहता। यह भी हो सकता है कि सुनील के अंदर का प्रेत अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो और वह किसी और प्रेत को हमारे पास आने ही न दे। तो जब तक तुम उससे बात करोगे, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि प्रेत सुनील को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। विकास की बात सुनकर राकेश और मनोज का चेहरा, जो अभी थोड़ी देर पहले उत्साह से चमक उठा था, फिर से मुरझा गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर विकास की ओर देखने लगे। विकास को मानो इनके चेहरे के भाव से कोई लेना देना ही ना हो। वह उसी तरह बोलता रहा, पर कुछ भी हो, हमें यह करना होगा, नहीं तो वह इस बार हमें संभलने का कोई मौका नहीं देगा और हो सकता है कि तुम सुनील को हमेशा के लिए खो दो। राकेश विकास की बात को बीच में ही काट कर बोल पड़ा, नहीं, कुछ भी हो जाए, हम सुनील को नहीं खोना चाहते। आप प्रेत को बुलाइए, हम किसी भी तरीके से उस प्रेत को इस काम के लिए मना लेंगे। विकास कमरे में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया और आंख बंद करके प्रेत बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। इस समय विकास का चेहरा लगातार कठोर होता जा रहा था। उसकी आवाज तेज और तेज, बहुत तेज हो गई। विकास के पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। अब उसने आंख खोलकर दक्षिण दिशा की ओर हाथ के इशारे से किसी को बुलाया। उसी पल कमरा एक अजीब सी गंध से भर गया, मानो बहुत से जानवरों का सड़ा हुआ गोश्त इस कमरे में रखा हो। लाइट अपने आप बंद और चालू होने लगी। राकेश और मनोज को अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा। फिर सब कुछ शांत हो गया। विकास अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने सामने की तरफ इशारा करके यह बताने की कोशिश की कि जिसे बुलाया था वह आ चुका है। राकेश और मनोज विकास की बताई दिशा में देखते हैं। वहां उन्हें बेहद काले कमरे के फर्श से 1 फीट ऊपर उड़ती हुई सी एक परछाई नजर आती है। दोनों उसे देखकर सहम जाते हैं, क्योंकि उस परछाई का रुख इस समय इन दोनों दोस्तों की तरफ ही है। तब राकेश थोड़ी हिम्मत करके उस परछाई से पूछता है, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। राकेश की बात सुनकर वह प्रेत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने मुझे यहां मेरी जानकारी लेने के लिए बुलाया है या कोई और काम भी है? अगर सिर्फ मेरे बारे में ही जानना था तो इतनी मेहनत क्यों की? इनसे विकास की तरफ इशारा करके पूछ लेते, इन्हें तो मेरे बारे में सब पता है। राकेश को मानो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत बात बदलते हुए प्रेत से कहा, हम तुमसे तुम्हारे ही समान एक प्रेत के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने हमारे दोस्त सुनील के शरीर को अपना घर समझकर उसमें प्रवेश किया था।
वह हमें मारने की धमकी भी देकर गया है। वह प्रेत हम सबकी जान लेना चाहता है। उस प्रेत से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में जानना है। काली परछाई वाला प्रेत उसी तरह ठहाके लगाता हुआ बोला, हाँ 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 हाँ, तुम या तो मूर्ख हो या मुझे मूर्ख समझ रहे हो। एक प्रेत से उसकी ही बिरादरी के प्रेत के खात्मे का सामान बनने के लिए कह रहे हो। तुम्हें पता है, अगर विकास की तरफ इशारा करके ये यहां नहीं होते तो अब तक तुम्हारा कीमा बनाकर चमगादड़ों को परोस दिया होता। राकेश अब तक प्रेत की बातों से यह तो समझ गया था कि प्रेत विकास के अंदर की शक्ति का सम्मान करता है या उससे डरता है। उसने एक आखिरी कोशिश के पहले कुछ देर विकास को देखा और फिर कहा, तो तुम यह काम नहीं करोगे? पर हमें तो, विकास की तरफ इशारा करके, इन्होंने वादा किया था कि उनका बुलाया प्रेत हमारी हर बात को उनकी खुद की बात समझकर मानेगा और हर संभव हमारी मदद करेगा। लगता है यह गलत थे। तुम जा सकते हो। अब यह बात सच हो गई कि तुम इनका सम्मान नहीं करते। प्रेत राकेश की बात सुनकर बेचैन होकर बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी तांत्रिक योगीनाथ की बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। तांत्रिक योगीनाथ के गुस्से से मुझे इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा काम करूंगा, पर मैं यह जानने के लिए भी बेचैन हूं कि तांत्रिक योगीनाथ क्या सिर्फ एक प्रेत के लिए 1000 साल की समाधि तोड़ने को मजबूर हो गए? आखिर देखते हैं वह कौन प्रेत है जिसके लिए इन्हें फिर से एक बार इस संसार में आना पड़ा। राकेश और मनोज प्रेत की बात सुनकर आश्चर्य से विकास के अंदर मौजूद तांत्रिक योगीनाथ की तरफ देखने लगे। प्रेत के चले जाने के बाद राकेश और मनोज तांत्रिक योगीनाथ की ओर देखते हुए बोले, योगीनाथ जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी पूरी कहानी हमें बताएं, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी प्रेत ने हमें बताया वह सुनकर हमें आपके बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तांत्रिक योगीनाथ कुछ समय तक यहां वहां टहलते रहे और फिर राकेश से बोले, बच्चा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, पर यह समय मेरी कहानी सुनने का नहीं है, बल्कि इस समय हमें किसी भी तरीके से सुनील को बचाना है, और न सिर्फ सुनील को बल्कि तुम दोनों को भी। राकेश और मनोज अपनी गर्दन हिलाकर तांत्रिक योगीनाथ की बात को सहमति देते हैं। कुछ समय बाद योगीनाथ का भेजा हुआ प्रेत अपना काम करके वापस आ जाता है। वह तांत्रिक योगीनाथ के सामने जाकर कहना शुरू करता है, तांत्रिक महाराज, जैसा आपने चाहा था, मैं आपके मतलब की सारी जानकारी लेकर आ गया हूं, पर प्रेत स्वभाव की वजह से मैं बिना कुछ लिए इन लड़कों को कुछ भी नहीं बता सकता। तांत्रिक योगीनाथ राकेश और मनोज की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखते हैं। प्रेत, योगीनाथ जी, एक तो आपके कहने से मैं अपनी ही बिरादरी के खिलाफ गया। मैंने वह काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस काम से मेरी ही बिरादरी के प्रेत मुझे अपने से दूर कर देंगे और हो सकता है कि वे मुझे किसी मीनार या गुफा में कैद कर दें। मेरी तो आजादी ही खत्म हो जाएगी। आप मेरा मेहनताना निश्चित कर दो, उसके बाद ही मैं जानकारी दे पाऊंगा। राकेश, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो हमने सोच कर रखा है, उसके बाद तुम्हें न तो तुम्हारी बिरादरी और न ही किसी और बात की फिक्र होगी। तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। अभी जैसे हो, अगर तुम इसे आजादी कहते हो तो सुनो, इसे आजादी नहीं कहते। और अगर तुम अभी आजाद हो तो तांत्रिक योगीनाथ के बुलाने से कैसे आ गए? कोई ना कोई बंधन तो है जो अभी भी तुम्हें बांधे हुए है, पर अब नहीं। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजाद करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे और उस आजादी का मतलब तुम्हारी मुक्ति होगी इस प्रेत योनि से हमेशा हमेशा के लिए। कहो, तुम्हें मंजूर है या नहीं है? या प्रेत राकेश की बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहा है कि क्या कहे। कभी वह राकेश को तो कभी तांत्रिक योगीनाथ को देख रहा है, क्योंकि वह यह बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी मुक्ति केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वह है तांत्रिक योगीनाथ। उनकी मर्जी के बिना इस संसार में कोई और दूसरा नहीं है जो उसे मुक्त कर पाए। इसलिए वह यही बात उनके मुख से सुनना चाहता है, पर वह उनके डर की वजह से सीधे उनसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ देख रहा है।
तांत्रिक योगीनाथ भी राकेश की बात का समर्थन करते हुए प्रेत से कहते हैं, तुम्हें किसी से डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां हूं और राकेश ने जो कुछ भी कहा है वह एकदम सच है, मैं खुद तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा और इसके बाद कभी भी तुम्हें किसी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करवाऊंगा। तांत्रिक योगीनाथ और राकेश की बातों को सुनकर प्रेत खुश हो गया और अब वह निश्चिंत होकर सुनील के साथ आए प्रेत के बारे में जानकारी देने लगा। उसने कहा, जो प्रेत आपके दोस्त के साथ यहां तक आया उसका नाम संघतारा है। वह एक किन्नर था जिसकी मृत्यु रायसेन के किले की एक भूल भुलैया में हुई, जहां इसे धोखे से मार दिया गया और इसका शरीर किले के पास के तालाब में फेंक दिया गया। अपनी अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं की वजह से संघतारा एक प्रेत बन गया और किले की भूल भुलैया के दरवाजे के अंदर इस प्रतीक्षा के साथ रहने लगा कि कभी कोई जब इस भूल भुलैया के अंदर आएगा तब वह उसके शरीर का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। उस दिन जब तुम लोग रायसेन के किले में घूमने गए थे, उस दिन अमावस्या थी और उसी दिन संघतारा की मौत हुई थी। तुम्हारे दोस्त सुनील ने सालों से बंद भूल भुलैया के रास्ते को जबरन खोल दिया और उसमें घूमने अंदर चला गया। वहीं से 200 सालों से अपने लिए शरीर की तलाश में बैठा संघतारा इसके साथ आ गया और तुम सबको परेशान करने लगा। अभी भी वह इस घर के ऊपर ही बैठा हुआ है और सही समय की तलाश में है। सुनील, जो अब तक बेहोश था, वह उठकर बैठ गया और अपने पास ही मौजूद प्रेत की काली परछाई को देखकर डर से कांपने लगा। उसे देखकर मनोज उठकर सुनील के पास आया और उसे शांत रहने के लिए इशारा करके उसके पास ही बैठ गया। राकेश ने प्रेत से कहा, संघतारा, जो कि एक किन्नर था, उसकी मौत कैसे हुई? किसने उसे मारा और उसकी कौन सी इच्छाएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं? उसके बारे में कुछ पता किया तुमने? प्रेत ने राकेश से कहा, आज से लगभग 200 साल पहले रायसेन किले पर एक हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। वह अपनी रानियों और महल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिकतर हिंदू राजाओं की तरह ही किन्नरों को नियुक्त किया करता था। संघतारा उन सभी किन्नरों का सरदार था। ये जवान और खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद और ताकतवर भी था। राजा संघतारा की वजह से अपनी रानियों की सुरक्षा से पूरी तरह संतुष्ट था। संघतारा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक किन्नर है। उसकी खूबसूरती और शरीर की बनावट की वजह से वह राजा के सिपाहियों, दरबारियों और कुछ मंत्रियों की भी पहली पसंद था। हर कोई जो उसे देख लेता था उसे पाने की कामना करने लगता था। इनमें से एक था राजा का इकलौता लड़का, राजकुमार अचिंतन। राजकुमार संघतारा के रूप का दीवाना था और संघतारा भी दिल ही दिल राजकुमार को पसंद करता था। दोनों को कई बार राजा के मंत्रियों और सिपाहियों ने प्रेम मिलाप करते हुए देखा था और इनमें से ही कई लोगों ने राजा को इस बारे में बताना भी चाहा, पर राजा संघतारा पर अटूट विश्वास किया करता था, जिस वजह से उसने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसके साथ के कई लोग मन ही मन संघतारा से जलते थे। एक दिन राजा महल की सैर कर रहा था, तब उसे राजकुमार और संघतारा भूल भुलैया में जाते दिखाई दिए। वह तुरंत ही 8-10 अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ भूल भुलैया की तरफ गया। तब उसने वहां राजकुमार और संघतारा को आपत्तिजनक हालात में पाया। उस समय राजा के इशारे पर उसके एक सैनिक ने संघतारा को पीछे से चाकू मार दिया और हत्या कर दी। राजकुमार को इस मामले में शांत रहने को कहा गया। उसी समय संघतारा के शरीर को महल के अंदर बने तालाब में फेंक दिया गया। संघतारा ने मरते समय राजा से कहा था कि उसकी वासना तृप्त हुए बिना उसकी मौत हो रही है, तो वह अतृप्त है। वह जब तक तृप्त नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेगा और राजा या राजा की आने वाली संतानों को तृप्त नहीं होने देगा, और जिस उम्र में उसकी मृत्यु हुई है उसी उम्र से अधिक उसके वंश का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। प्रेत की बात को सुनकर तांत्रिक योगीनाथ, राकेश, मनोज और सुनील एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। राकेश तांत्रिक योगीनाथ से कहता है, योगीनाथ जी, अब हम किस तरह से इसे यहां से दूर करेंगे? यह एक किन्नर है, वह भी काम का भूखा।
उसके लिए सुनील एक सही शिकार है। तांत्रिक योगीनाथ, राकेश, मनोज और सुनील एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। राकेश तांत्रिक योगीनाथ से कहता है, योगीनाथ जी, अब हम किस तरह से इसे यहां से दूर करेंगे? ये एक किन्नर है, वह भी काम का भूखा। उसके लिए सुनील एक सही शिकार है। अब आगे। तांत्रिक योगीनाथ राकेश की बात को सुनकर चिंतित हो गए और फिर कहा, बात तो सही है राकेश, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का कुछ न कुछ तो समाधान जरूर होता है। मुझे कुछ समय अकेला रहना पड़ेगा, पर उसके पहले मुझे यह शरीर, मतलब विकास के शरीर का त्याग करना होगा, क्योंकि मानव शरीर की कुछ पाबंदियां होती हैं और मैं यह भी नहीं चाहता कि जो भी मैं करूं उसका असर इस पर हो। तांत्रिक योगीनाथ उसी कमरे में पूर्व की ओर मुंह करके ध्यान में बैठ गए और कुछ ही देर बाद विकास का शरीर झटके खाने लगा। धीरे धीरे विकास के शरीर से एक सफेद प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश के निकलते ही विकास बेसुध होकर वहीं गिर गया और वह सफेद प्रकाश विकास से अलग होकर अब एक आकृति में आने लगा। सभी ने देखा कि वह प्रकाश एक पुरुष के आकार में आ रहा है जो 6 फुट से ज्यादा लंबा है। सिर के ऊपर कुछ जटाएं बंधी हुई हैं और कंधे तक लटक रही हैं। पूरे शरीर पर भस्म लगी है। माथे पर त्रिपुंड बना हुआ है। शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल एक अंगिया है। पैरों और हाथों में अष्टधातु के कड़े हैं। गले में राकेशाक्ष की कई मालाएं हैं जो काफी बड़ी हैं, कई तो पेट तक आ रही हैं। दाढ़ी लंबी है और छाती तक लटक रही है, पर चेहरे पर एक अलग ही चमक है। तांत्रिक योगीनाथ के अघोरी रूप को देखकर चारों दोस्त और वहां उपस्थित प्रेत भी कुछ समय के लिए जैसे बुत बन गए। न तो कुछ कहते बन पड़ रहा है और न ही पलक झपकते, क्योंकि उनके मुख के तेज और कांति ने जैसे सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। तांत्रिक योगीनाथ अपने वास्तविक रूप में सभी के सामने हैं और सबको अपनी ओर इस तरह देखकर वह एक हाथ आसमान में उठा चुटकी बजाते हैं। योगीनाथ जी के चुटकी बजाते ही सभी की टकटकी टूट जाती है और वे सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। राकेश और बाकी सभी भी योगीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रश्नवाचक नजरों से योगीनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। इतने में राकेश ने कहा, आपको तांत्रिक कहूं या अघोरी महाराज या कुछ और, यह तो पता नहीं, पर आपको देखकर यह जरूर समझ गया हूं कि आप जो भी हों, आप एक सिद्ध पुरुष हैं और आप अपनी 1000 साल की समाधि को तोड़कर सिर्फ हमारे लिए यहां हैं। विकास जो अब होश में आ चुका है और वह यह सब घटनाक्रम समझने की कोशिश कर रहा है, पर वह किसी से कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि वह जानता है कि आज नहीं तो कल उसे सब पता लग जाएगा। पर वह इतना तो समझ ही चुका है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है और जो भी कुछ हुआ है वह उनके रायसेन वाले ट्रिप से संबंधित है। तांत्रिक योगीनाथ राकेश की बातों को सुनकर हंसते हुए बोले, बेटा, मुझे इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक छोटा सा महाकाल का दास हूं। अगर सम्मान करना ही है और किसी के सामने दंडवत होना है तो अघोरी के अघोरी, भूतों के भूत, भूतनाथ भगवान महाकाल के सामने हो, क्योंकि शायद यह उनकी ही इच्छा थी जिससे विकास ने मेरी समाधि को भंग किया और गुस्से में उसे सबक सिखाने के मकसद से मैं उसके साथ यहां तक आया, नहीं तो मैं यह सब कैसे जान पाता। राकेश तांत्रिक योगीनाथ से बोला, महाराजा, आपसे निवेदन है कि आप अपने बारे में हमें सब कुछ बताने की कृपा करें, क्योंकि अब हम सब आपके बारे में जाने बिना नहीं रह सकते। कृपया कर इस बार मना करना। तांत्रिक योगीनाथ हंसते हुए सभी की तरफ देख रहे हैं और उनके चेहरे के भाव से साफ दिख रहा है कि इस समय वह बहुत ही खुश हैं। योगीनाथ जी आसन पर बैठते हुए बोले, राकेश, वैसे यह सही समय नहीं है, क्योंकि संघतारा इस समय हमारे कमरे के ऊपर ही बैठा हुआ है। पर फिर भी क्योंकि तुम सब बार बार मुझसे यह जानना चाहते हो, इसलिए मैं कहता हूं, पर उसके पहले मुझे इस कमरे को चारों तरफ से सुरक्षित करना होगा। इतना कहकर तांत्रिक योगीनाथ उठकर कमरे को सुरक्षित करने के लिए उठे, पर इतने में ही उन्हें फिर से सुनील के चेहरे पर कुछ नजर आया और वह राकेश, मनोज और विकास को इशारा करके सुनील से दूर रहने के लिए कहते हैं। सुनील, जो कि अब से कुछ देर पहले तक योगीनाथ जी के सुरक्षा घेरे में था,
वह सभी की बातों को सुनने और वहां मौजूद प्रेत से डरकर सुरक्षा घेरे से बाहर आ गया है। सुनील की आंखें लाल हैं और वो जमीन को दोनों नाखूनों से कुरेद रहा है। तांत्रिक योगीनाथ को देखकर वो जोर जोर से हंसता हुआ बोला, ऐ तांत्रिक, तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से यहां से निकल देगा? अरे, तेरे जैसे कई तांत्रिक पंडित और मौलाना मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर तो तू अकेला है, वो भी आत्मा के रूप में। तेरे जैसे लोग शरीर के साथ मेरा कुछ नहीं कर सकते, तू क्या कर लेगा? इतना कहकर प्रेत संघतारा ने अपना सिर जोर से दीवार पर मार दिया, जिससे सिर से खून निकलने लगा। अब तो उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। सिर से टपकता जो खून होंठ तक आ रहा है, उसे वो बहुत ही स्वाद से जीभ निकाल के चाटता जा रहा है और बहुत ही भद्दी हंसी हंसी हंसा रहा है। अब वो एक ही झटके में उठकर खड़ा हो गया और फिर से सिर को दीवार से मारने ही वाला था कि इतने में तांत्रिक योगीनाथ ने अपना हाथ हवा में उठाया और कुछ मंत्र पढ़कर फट कहते हुए उसकी तरफ किया, जिससे वो जहां था वहां पर ही रुक गया, मानो किसी ने उसे पीछे से पकड़ रखा हो। पर यह दांव उसे बहुत देर तक रोक नहीं पाया और हूं की आवाज के साथ वो पलट गया। अब वो एकदम तांत्रिक योगीनाथ के सामने है। इस बार वो एक ही झटके में उठकर खड़ा हो गया और फिर से सिर को दीवार से मारने ही वाला था कि इतने में तांत्रिक योगीनाथ ने अपना हाथ हवा में उठाया और कुछ मंत्र पढ़कर फट कहते हुए उसकी तरफ किया, जिससे वो जहां था वहां पर ही रुक गया, मानो किसी ने उसे पीछे से पकड़ रखा हो। पर यह दांव उसे बहुत देर तक रोक नहीं पाया और हूं की आवाज के साथ वो पलट गया। अब वो एकदम तांत्रिक योगीनाथ के सामने है। अब आगे योगीनाथ जी ने पास ही रखे सिंदूर को उठने की कोशिश की, पर अपने सूक्ष्म रूप में होने की वजह से वो उस सिंदूर को नहीं उठा पाए। ये देखकर प्रेत संघतारा बहुत जोर से हंसा और उड़ता हुआ सीधे कमरे की छत से सिर को मार देता है। छत से टकराते ही सुनील का शरीर एक जोर की आवाज के साथ फर्श पर आकर गिरता है। ठीक इसी समय तांत्रिक योगीनाथ राकेश को इशारा करके कुछ कहते हैं और राकेश फुर्ती से सिंदूर को उठा के सुनील के माथे पर लगा देता है और साथ ही साथ उसी सिंदूर का घेरा सुनील के चारों ओर कर देता है। तांत्रिक योगीनाथ कुछ मंत्र पढ़ते हुए उंगली से इशारा करते हैं और सुनील के माथे का सिंदूर चमकने लगता है। ठीक वैसा ही सिंदूर के घेरे के साथ होता है। उसी समय एक काला साया उस पूरे कमरे के चक्कर काटने लगता है। जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज आ रही है। वो काली परछाई बार बार सुनील के पास जाने का प्रयास कर रही है, पर सिंदूर के घेरे के कारण वो सुनील तक पहुंच नहीं पा रही है। वो काली परछाई और किसी की नहीं बल्कि उसी संघतारा प्रेत की है, जिसने सुनील का शरीर तब छोड़ा था जब उसने सुनील को कमरे की छत से टकराया था। उसके दर्द को देखने और उसकी चीख को सुनने के लिए उसने उसका शरीर छोड़ा था। पर उसी समय योगीनाथ के इशारे पर राकेश ने सुनील के माथे और उसके चारों ओर सिंदूर लगा दिया था, जिसे योगीनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित कर दिया था। इसी वजह से वो प्रेत अब सुनील तक नहीं पहुंच पा रहा और गुस्से में पूरे कमरे में घूम रहा है। एक बार फिर राकेश तांत्रिक योगीनाथ के इशारे पर वही सिंदूर सभी के माथे पर लगा देता है और न जाने क्यों, पर वो उस सिंदूर को गुलाल की तरह पूरे कमरे में उड़ा भी देता है। अब तो संघतारा प्रेत की आवाज बहुत ही भयानक हो गई, क्योंकि राकेश जहां जहां सिंदूर लगाता जा रहा था उसी समय तांत्रिक योगीनाथ भी उस सिंदूर को अभिमंत्रित करते जा रहे थे। पर उन्हें भी नहीं पता था कि राकेश उस सिंदूर को कमरे में उड़ा देगा। कुछ देर और संघतारा प्रेत की डरावनी आवाज आती रही और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। अब वहां का वातावरण भी काफी हल्का हो गया था। तांत्रिक योगीनाथ ने राकेश से कहा, अभी तो वो प्रेत चला गया, पर उसे हमेशा के लिए यहां से भेजने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर राकेश, तुम एक बात बताओ कि तुम्हें वो सिंदूर उड़ाने का विचार कहां से आया? अगर उससे वो प्रेत और अधिक उत्तेजित हो जाता तो? योगीनाथ जी, मुझे नहीं पता, पर मुझे उस समय ऐसा लगा कि शायद इस तरह से हम उसे कमरे से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी अभिमंत्रित सिंदूर था वहां पर वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा
अगर पूरे कमरे में ही सिंदूर होगा तो वो शायद निकल जाए, और हुआ भी वही। पर उस समय में भूल गया था कि हमारे मदद के लिए जो प्रेत आया है उसे भी इस बात से परेशानी हो सकती है, राकेश ने कहा। योगीनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा किया, ये बात तो मुझे भी नहीं सूझ पाई। और रही बात उस प्रेत की, तो वो तो संघतारा के आते ही चला गया था। शायद उसे संघतारा का खौफ तुम लोगों से भी ज्यादा है, पर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। योगीनाथ जी का चेहरा गंभीर करते हुए बोले, पर वो लौट कर जरूर आएगा। वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वो फिर से आए, उसके पहले हमें बहुत से काम करने हैं, जैसे कि मुझे कुछ समय के लिए ध्यान में बैठना होगा, क्योंकि मुझे इसी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए वो सारी शक्तियां भी चाहिए जो मेरे मानव शरीर में थी, वरना हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए मुझे एकांत की आवश्यकता होगी। विकास वाला कमरा मैं अपने उपयोग में ले रहा हूं। अब सुबह होने वाली है, तो तुम सब भी थोड़ा आराम कर लो। वो तुम्हें और मुझे परेशान न करे, इसके लिए मैं इस पूरे घर को अभिमंत्रित कर देता हूं। राकेश, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राकेश की सहायता से घर को अभिमंत्रित करके योगीनाथ जी सभी को कुछ देर आराम करने का कहकर विकास के कमरे में जाकर ध्यान में लीन हो गए। यहां राकेश, मनोज और विकास सुनील को उसी सुरक्षा घेरे में रहने देते हैं और हॉल में ही लेट जाते हैं। पर नींद किसको आने वाली थी? कुछ देर तक लेटे रहने के बाद भी सभी जाग रहे हैं और अपने ऊपर आई इस मुसीबत के बारे में ही सोच रहे हैं। यहां संघतारा प्रेत अब भी घर के पास ही एक पेड़ पर बैठकर सुरक्षा घेरे के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से न तो कोई पक्षी और न ही कोई जानवर उस ओर आ रहा है। पूरे इलाके में मनहूस और काली परछाई फैली हुई है। इस समय ऐसा लग रहा है मानो आसपास के सभी लोग या तो मर चुके हैं या फिर वहां कोई नहीं रहता। श्मशान के जैसा सन्नाटा फैला हुआ है। सिर्फ एक घर के ऊपर इस काली परछाई का कोई असर नहीं है, जहां तांत्रिक योगीनाथ और वो चारों दोस्त हैं। इस समय राकेश लेटे हुए सोच रहा है कि आखिर किस तरह इस संघतारा प्रेत से मुक्त हुआ जाए। साथ ही उसका जिज्ञासु मन तांत्रिक योगीनाथ के बारे में भी जानना चाहता है, क्योंकि राकेश तांत्रिक योगीनाथ से बहुत प्रभावित है और जानना चाहता है कि वो आखिर हैं कौन, एक तांत्रिक अघोरी या एक अघोरी तांत्रिक, और वो 1000 साल से समाधि में क्यों हैं। सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब आगे सुबह के 8 बजे तांत्रिक योगीनाथ जी अपने कमरे से निकलते हैं और बाकी सभी को उठाते हैं। राकेश और बाकी सभी नित्य क्रिया पूरी करके हॉल में जमा हो जाते हैं, पर इस सब में सभी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि एक न एक व्यक्ति सुनील के पास जरूर मौजूद रहे। अब तांत्रिक योगीनाथ जी सभी को एक जगह बैठाकर अपनी आगे की योजना के बारे में विस्तार से बताने लगे। योगीनाथ जी बोले, इतने समय तक ध्यान में रहकर मैं संघतारा को मुक्ति दिलाने और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने लोक में भेजने के लिए किसी उपाय की तलाश कर रहा था, और अंत में मुझे एक अत्यंत प्राचीन और कठिन उपाय पता लगा। और यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस प्रेत से मुक्त हो सकते हैं। परंतु ये उपाय मैं तुम सबको कहूं, इससे पहले तुम सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस रास्ते में जान का जोखिम बहुत अधिक है, पर इसके अलावा कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। तो अब तुम सब बताओ कि क्या तुम सब इस रास्ते पर चल पाओगे? क्योंकि जो इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता उसे मैं ये उपाय नहीं बता सकता। राकेश तुरंत हां में सर हिलाकर योगीनाथ जी को अपनी सहमति देता है और बाकी सभी को देखता है। विकास और मनोज भी उसी तरीके से अपनी सहमति प्रदान करते हैं और योगीनाथ जी को आगे की योजना विस्तार से कहने के लिए कहते हैं। योगीनाथ जी बोले, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। अब क्योंकि तुम सब पूर्ण रूप से इस कार्य के लिए तैयार हो तो सुनो। किन्नर जाति का होने की वजह से संघतारा को अपने जीवन काल में कभी किसी से सम्मान नहीं मिला और न ही कभी किसी ने उसे इज्जत की नजरों से देखा। सिर्फ राजकुमार अचिंतन से उसे वो सब कुछ मिला, पर लोगों ने उसे भी उससे छीन लिया, जिससे उसके मन में गुस्सा और नफरत कूट कूट कर भर गया। और अब इतने सालों बाद उसे एक शरीर मिला है,
जिससे वो अपने अपमान का बदला भी ले सके और इतने समय से अंदर भड़क रही क्रोध की आग को भी शांत कर सके। हमें राजकुमार अचिंतन की आत्मा को किसी भी तरीके से यहां लेकर आना होगा और फिर प्रेत संघतारा के सामने ले जाना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो अचिंतन की आत्मा संघतारा को अपने साथ लेकर चली जाएगी, पर उसके लिए हमें राजकुमार अचिंतन की कोई ना कोई ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसे उसने अपने जीवन काल में उपयोग किया हो। इतना कहकर योगीनाथ जी ने सभी को देखा। राकेश जैसे तांत्रिक योगीनाथ जी के शांत होने का ही इंतजार कर रहा था, बोला, योगीनाथ जी, आपने जो कहा वो सुनने में तो सरल है, पर वास्तविकता में अगर बात करें तो राजकुमार अचिंतन का उपयोग किया। सामान हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि उनके खानदान को खत्म हुए तो सालों हो चुके हैं, और अगर मान लो कि किसी तरह वो मिल भी जाए तो राजकुमार अचिंतन की आत्मा इतने सालों बाद क्या हमारे बुलाने पर आएगी? और क्या भरोसा है कि वो संघतारा प्रेत को साथ ले जाने में सफल हो पाएगी या नहीं? तांत्रिक योगीनाथ जी ने राकेश से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये आसान नहीं है और इसमें जान का जोखिम भी है, क्योंकि संघतारा कोई आम प्रेत नहीं है। राजकुमार अचिंतन की किसी वस्तु को पाना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें रात के समय में रायसेन किले में जाना होगा, या अगर कहीं और भी, जहां पर भी हमें कुछ मिल सके। और अचिंतन के आने के बाद भी संघतारा आसानी से उसके साथ चला जाएगा या नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। इस उपाय में खतरा बहुत अधिक है, पर फिर भी सभी इसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी शाम को रायसेन किले में जाने का तय होता है। यह भी तय होता है कि राकेश और मनोज किले में जाएंगे। विकास सुनील के साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। योगीनाथ जी किसी एक प्रेत को इस घर की सुरक्षा में भी लगाकर जाएंगे। खुद योगीनाथ जी राकेश और मनोज के साथ किले में रहेंगे और राजकुमार अचिंतन की किसी वस्तु की तलाश करेंगे। रात के 11 बज रहे हैं। इस समय नीचे से देखने पर रायसेन किले को साफ साफ देखना बहुत मुश्किल है। राकेश और मनोज तारों की बाढ़ को पार करते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। रात ढलती जा रही है। यहां से देखने पर किले का नजारा बहुत ही भयानक दिख रहा है। आसपास से झींगुर और बहुत से अलग अलग कीट पतंगों की आवाज आ रही है। कभी लगता कि जैसे अभी अभी कोई बिल्कुल सामने से निकला है। पहाड़ के पत्थर और झाड़ियां मिलकर इस तरह से आकर बना लेती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हो। सच्चाई तभी पता लगती है जब आप उस जगह तक पहुंच जाते हो। कुछ समय तक चलते रहने के बाद अचानक लगा जैसे ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है। न सिर्फ बढ़ गई है बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आसमान लाल होने लगा। पूरा किला धुएं के कोहरे में कहीं गुम सा हो गया। आगे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब राकेश ने मनोज को देखा तो वो डर से कांप गया, क्योंकि मनोज बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा है। उसके कान बहुत बड़े हैं, आंखें पूरे तरह से अंदर धंसी हुई हैं। नाक की जगह पर सिर्फ 2 छेद हैं। उसके होंठ नहीं हैं। दांत बहुत नुकीले हैं और बाहर की ओर निकले हुए हैं। राकेश ये सब देखकर अपना होश खोने लगा। मनोज ने उसे सहारा देकर पास के एक पत्थर से टिकाकर खड़ा कर दिया। राकेश अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और मनोज को अपने से दूर कर रहा है। उसे अभी भी लग रहा है कि मनोज की जगह कोई भूत या प्रेत उसके साथ है। अचानक वहां का मौसम फिर से बदलने लगा और अभी तक दिखने वाले सभी भयावह और बुरे निशान गायब हो गए। एक जानी पहचानी आवाज राकेश और मनोज के कान से टकराई। क्या हुआ बच्चों? यह और कोई नहीं, तांत्रिक योगीनाथ जी ही थे, जो पास ही खड़े होकर यहां का नजारा देख रहे हैं। उन्होंने ही आवाज देकर राकेश और मनोज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। योगीनाथ जी वहां का मंजर देखकर बोले, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। यहां कदम कदम पर संघतारा के प्रेत जाल हैं। अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी तुम दोनों ने देखा वो सिर्फ एक प्रेत जाल था, जिसे संघतारा ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए रचा था। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर तांत्रिक योगीनाथ जी राकेश और मनोज को आगे बढ़ने का इशारा करके खुद भी उनके आगे सामने की ओर पहाड़ी पर चल दिए।
करीब आधा घंटा और चलने के बाद वो सभी किले की पश्चिमी दीवार तक पहुंच गए। ये दीवार सिर्फ कहने के लिए ही दीवार थी, क्योंकि वो पहले ही जगह जगह से टूटकर गिर चुकी थी। तीनों आसानी से उस दीवार को फांदकर किले के अंदर दाखिल हो गए। अब बारी थी एक ऐसी जगह की तलाश करने की जहां पर राजकुमार अचिंतन का कुछ सामान मिल सके। और जैसा कि पहले से पता था कि वो जगह सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया ही थी। सभी एक दूसरे से बिना कुछ कहे सिर्फ भूल भुलैया ही ढूंढ रहे थे। कुछ देर तक अंधेरे में यहां वहां घूमने के बाद एक पतली और संकरी गली मिली, जिसका एक छोर जहां पर दो दीवार इस तरह से आकर मिलती थी कि एक दीवार दूसरी दीवार के सामने की तरफ थी, जिसकी वजह से उन दोनों दीवार के बीच में एक संकरी और पतली गली बन जाती थी, जो कुछ दूर बाद एक दरवाजे तक जाती। उस दरवाजे की लंबाई करीब 3 फीट और चौड़ाई करीब 1.5 फीट थी। उसकी हालत को देखकर ऐसा लगता था कि मानो छूने से नीचे गिर जाएगा। तांत्रिक योगीनाथ जी अपने पास रखे सिंदूर को झोले से निकालकर हाथ में लेकर जोर से मंत्र का उच्चारण करते हैं। एयूएम दक्षिण मुखाय पचमुख हनुमते कराल बदनाए नारसिंहाय एयूएम हाँ ही हूं हौ हा सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। और फिर अंदर की तरफ सिंदूर फूंक देते हैं। मानो जैसे कमाल हो गया, धुआं और वो गंध दोनों ही तुरंत खत्म हो गई। अब तीनों अंदर प्रवेश करते हैं। राकेश और मनोज 7 लाई टॉर्च को रोशन कर लेते हैं, जिससे अंदर देखने में आसानी हो। भूल भुलैया में कुछ अंदर जाते ही तांत्रिक योगीनाथ एक दीवार को देखकर रुक जाते हैं। वो उस दीवार पर हाथ रखकर मन ही मन कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर राकेश को इशारे से अपने पास आने को कहते हैं। योगीनाथ जी दीवार की ओर इशारा करके राकेश को धीरे मगर स्पष्ट शब्दों में कुछ समझाते हैं। फिर राकेश अपनी गाड़ी के की चेन से, जो कि एक छोटे चाकू के आकार था, दीवार पर लगी ईंट के एक भाग को काटने लगता है। फिर तांत्रिक योगीनाथ मनोज को अपने पास बुलाकर उसे राकेश की मदद करने को कहते हैं। करीब आधा घंटे की लगातार मेहनत के बाद ईंट का एक टुकड़ा, जिसे विशेष आकार में काटा गया था, अब दीवार से अलग होकर राकेश के हाथों में है और वो उसे अपने साथ लाए एक छोटे पर सुरक्षित बैग में रख लेता है। अब तीनों लोग उस भूल भुलैया से बाहर आने के लिए दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाजा, जो कि पहले एक हल्के से दबाव से खुल गया था, अब पूरी तरह से बंद है। राकेश और मनोज के काफी प्रयास करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो वो दोनों पूरी तरह निराश होकर तांत्रिक योगीनाथ जी की तरफ देखते हैं, जैसे कि अब वही एकमात्र हैं जो दरवाजे को खोल सकते हैं। योगीनाथ जी उन्हें हटने का कहकर खुद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर उनके कई बार धक्का देने पर भी दरवाजा टस से मस नहीं होता। काफी समय तक कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, तो योगीनाथ जी अब एक बार फिर उस दरवाजे को खोलने के लिए अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करने का विचार करते हैं। पर जैसे ही वो सिंदूर को निकालने के लिए अपने झोले की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, अरे ये क्या, मेरा झोला कहाँ है? ओह नहीं, अब याद आया, मैं अपने झोले को तो बाहर ही छोड़ आया। जब मैंने सिंदूर निकाला था तो मंत्र फूंकते समय झोला हाथ से सरक कर नीचे गिर गया था। राकेश आगे आता हुआ तांत्रिक योगीनाथ जी से बोला, पर आप तो मंत्र की शक्ति से भी इस दरवाजे को खोल सकते हो। योगीनाथ जी राकेश की ओर देखकर बोले, नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है ये दरवाजा नहीं है, ये प्रेत जाल है जो संघतारा प्रेत ने अपनी काली शक्ति का प्रयोग करके खड़ा किया है। इसे खोलने के लिए मुझे अभिमंत्रित सिंदूर की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे कई और सिद्ध सामानों के साथ बाहर ही है। अब केवल एक ही रास्ता है, गुरुदेव वही कुछ कर सकते हैं। यह कहकर योगीनाथ जी राकेश और मनोज को दरवाजे से दूर करके वहीं जमीन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और ध्यान करने लगे। दोनों दोस्त योगीनाथ जी के आसपास बैठ गए और उन्हें ध्यान से देखने लगे। कुछ समय में ही एक सफेद और तेज प्रकाश भूल भुलैया के दरवाजे से छनकर अंदर आने लगा। धीरे धीरे उस प्रकाश ने पूरी भूल भुलैया को अपने आगोश में ले लिया। वो प्रकाश पूरी तरह सफेद है और उसमें से एयूएम की धीमी पर स्पष्ट आवाज आ रही है।
राकेश और मनोज को समझ नहीं आ रहा कि यह प्रकाश संघतारा के तिलिस्म का हिस्सा है या तांत्रिक योगीनाथ अपने ध्यान में किसी क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। लगभग 15 मिनट तक उसी तरीके से वो प्रकाश सब कुछ अपने अंदर लेता जा रहा था और ठीक उसी समय दरवाजा एक तेज धक की आवाज के साथ खुल जाता है और इसी समय तांत्रिक योगीनाथ जी भी अपने ध्यान से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, चलो हमें इसी समय यहां से निकलना होगा। गुरुदेव के प्रताप की वजह से जब तक हम इस सफेद प्रकाश के साथ हैं तब तक संघतारा प्रेत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो सभी एक एक करके उस दरवाजे से निकलकर भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग बिना कोई देर किए महल की पश्चिमी दीवार को फांदकर जल्दी जल्दी मगर संभल कर पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगते हैं। अभी तक वो सफेद प्रकाश उन्हें चारों ओर से सुरक्षित रखे हुए है। शायद इसी वजह से वो इतनी आसानी से इस अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहे हैं और साथ ही प्रेत संघतारा भी उन्हें परेशान नहीं कर पा रहा है। वो सभी लगातार सिर्फ चले जा रहे हैं एक दूसरे से बात किए बिना, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी काम इस पहाड़ी और महल से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाना है। सुबह के लगभग 4 बजे होंगे। सभी लोग पहाड़ी से उतरकर नीचे झाड़ियों की ओट में रखी अपनी गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं और बिना कुछ कहे या समय बर्बाद किए जल्दी से गाड़ी उठाकर भोपाल का सफर शुरू कर देते हैं। राकेश इस समय गाड़ी को उसकी पूरी रफ्तार के साथ चला रहा है। मनोज बैग को संभाले हुए डरा हुआ राकेश के पीछे बैठा है और अपनी गर्दन घुमा घुमा कर चारों ओर देखता जा रहा है। वो सफेद प्रकाश अब भी उनके साथ है, इस वजह से डरने की बात नहीं है, पर फिर भी उनके आतंकित चेहरों को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो अब तक भूल भुलैया के वाकये से डरे हुए हैं। सुबह करीब 5:15 बजे वो अपने फ्लैट में प्रवेश करते ही राहत की सांस लेते हैं। अब तक तांत्रिक योगीनाथ जी भी यहां पहुंच चुके हैं। राकेश जानता है कि योगीनाथ जी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी वाहन की जरूरत नहीं है। वो अपनी मंत्र शक्ति के दम पर कहीं भी कभी भी जा और आ सकते हैं। यही वजह है कि राकेश और मनोज के इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाने के बाद भी योगीनाथ जी उनसे पहले ही घर पहुंच चुके हैं और अभी तक तो वो अपना पूजा काम भी चालू कर चुके हैं। चारों दोस्तों का बीच का कमरा इस समय किसी तांत्रिक का तंत्र स्थल लग रहा है। पूरे कमरे के चारों तरफ दीवार के सहारे से सफेद भस्म का एक घेरा बना हुआ है। उस सफेद भस्म के बाद उसी तरीके से सिंदूर का भी एक घेरा है, पर वो भस्म वाले घेरे से छोटा और लगभग 5 फीट अंदर की ओर है। कमरे के बीचों बीच 8 कोण वाला चौक पूरा हुआ है, जिसके बीच में एक लकड़ी की चौकी रखी हुई है जिस पर काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। वो कपड़ा लाल धागे की सहायता से चौकी पर बंधा हुआ है। उस चौक के 8 कोनों पर एक एक मिट्टी का दीपक रखा है, जिसमें दोनों तरफ जलने के लिए रुई की बाती लगी हुई है और दीपक राई के तेल से पूरे भरे हुए हैं। उस चौक के चारों तरफ कुछ कुछ दूरी पर 5 लाल रंग के कपड़े बिछे हुए हैं और इन कपड़ों के नीचे वही सफेद भस्म रखी है जो कमरे के चारों ओर पहले सुरक्षा घेरे का काम कर रही है। ये सब इंतजाम तांत्रिक योगीनाथ ने राकेश और मनोज के आने से पहले करके रखे हुए हैं। सारे सामान और वहां किए इंतजाम को देख राकेश और मनोज बहुत ही आश्चर्य से तांत्रिक योगीनाथ जी को देखते हैं। उनके मन की बात को समझकर योगीनाथ जी बोले, इसमें इतना आश्चर्य करने की क्या बात है? मैंने सोचा जब तक तुम दोनों आते हो तब तक मैं क्रिया का सारा इंतजाम कर लूं, क्योंकि अब और देर करना सही नहीं है। हमने देखा है कि संघतारा प्रेत बहुत ही शक्तिशाली है और वो काले जादू में भी माहिर है, जिसे उसने शायद अपनी जीवित अवस्था में ही सीखा होगा। तुम दोनों जल्दी से नहाकर मेरे लाए कपड़े पहनकर यहां आ जाओ, जिससे कि हम आगे की क्रिया को प्रारंभ करें। इतना कहकर योगीनाथ जी अपने पास रखे कपड़ों को उठाकर राकेश और मनोज को देते हैं। वो इसे लेकर एक दूसरे कमरे में बने बाथरूम में चले जाते हैं। करीब 15 मिनट बाद राकेश और मनोज वापस उसी कमरे में आते हैं जहां पर तांत्रिक योगीनाथ, विकास और सुनील पहले से मौजूद हैं। चारों दोस्त इस समय योगीनाथ जी द्वारा दिए कपड़े पहने हुए हैं, जो जोगिया वस्त्र हैं।
लाल रंग की धोती और लाल रंग का ही अंगिया है जिसे गले में डाला हुआ है। वो सभी इस समय किसी तंत्र विद्यालय के छात्र लग रहे हैं जो तंत्र की शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल में रहते हैं। राकेश, वो ईंट का टुकड़ा लाकर दो जिसे हम महल से लेकर आए थे, तांत्रिक योगीनाथ ने राकेश से कहा। राकेश उस ईंट के टुकड़े को बैग से निकालते हुए बोला, योगीनाथ जी, हम महल इसलिए गए थे कि जिससे हमें कोई ऐसी वस्तु मिल सके जिसे राजकुमार अचिंतन ने उपयोग किया हो, पर इस ईंट को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात इसका आकार। आखिर आपने इस ईंट को इस खास आकार में काटने के लिए ही क्यों कहा? मुझे पता था राकेश कि तुम अपने जिज्ञासु स्वभाव की वजह से ये सब मुझसे जरूर पूछोगे। सुनो, जब हम भूल भुलैया के अंदर थे तब कुछ दूर चलते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, और जब मैं उस एहसास को समझने के लिए दीवार के नजदीक गया तो मेरे गुरुदेव की कृपा से दीवार पर हाथ रखते ही मुझे उस जगह की सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से मेरी आंखों के सामने होती हुई दिखने लगीं, जिससे मुझे इस ईंट के टुकड़े का राजकुमार अचिंतन के साथ संबंध भी नजर आया। इसलिए तुमसे इस ईंट के टुकड़े को काटने के लिए कहा। इतना कहकर योगीनाथ जी शांत हो गए, पर राकेश पूरी बात से विस्तार से जाने बिना कहां मानने वाला था। वो योगीनाथ जी से फिर बोला, पर आपने ऐसा वहां क्या देखा जो आपको इस ईंट का संबंध राजकुमार अचिंतन से समझ आया? तांत्रिक योगीनाथ हंसते हुए बोले, राकेश, तुम्हारा यह स्वभाव बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से तुम अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं का कारण जाने बिना नहीं रह पाते हो। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताता हूं। संघतारा की मौत के बाद उसने अपने काले जादू के दम पर रायसेन राज्य को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यह बात दूसरे राज्यों तक पहुंच गई और एक मुस्लिम राजा ने रायसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। रायसेन की पूरी सेना ने सिर्फ 2 दिन में ही मुस्लिम सेना के सामने घुटने टेक दिए। उस क्रूर मुस्लिम शासक ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उसने खोज खोज कर रायसेन के राज परिवार के एक एक व्यक्ति को मार डाला, चाहे वो पुरुष हो या महिला। उसने किसी को नहीं छोड़ा। राजकुमार अचिंतन किसी तरह से बचकर दूसरे राज्य में शरण लेने के इरादे से भूल भुलैया में पहुंचे, पर वहां उनका सामना मुस्लिम सैनिकों से हुआ और वो लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी लाश को वहीं आग के हवाले कर दिया गया। मुस्लिम सैनिकों से लड़ते समय उनका खून भूल भुलैया की दीवारों पर लगा था, पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें जलाने से पहले सैनिकों ने अपनी क्रूरता और लोगों तक अपना डर पहुंचाने के इरादे से उनका सिर काटकर उसे वहीं एक ईंट में कील ठोक कर लटका दिया था। राजकुमार अचिंतन भी अपनी अकाल मृत्यु की वजह से आज तक भूत बनकर भटक रहा है, पर अपने शांत स्वभाव और बदला लेने की इच्छा की वजह से उसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। साथ ही प्रेत संघतारा के डर की वजह से भी वो सिर्फ उसी ईंट तक सीमित रहा जिस पर उसके सिर को लटका दिया गया था। इस बात का आज तक संघतारा को भी पता नहीं था, पर जब हमने उस ईंट का एक टुकड़ा निकाला तो प्रेत संघतारा को उसमें अपने आशिक राजकुमार अचिंतन की रूह दिखाई दी। इसी वजह से उसने अपने तिलिस्म का सहारा लेकर हमें वहीं रोकने की कोशिश की, पर गुरुदेव की कृपा से वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। उस ईंट पर राजकुमार अचिंतन का सिर टांगा गया था। इस वजह से ही मैंने उस ईंट को कपाल के आकार में काटने के लिए कहा था। इसके आकार की वजह से ही राजकुमार अचिंतन की आत्मा न चाहने के बावजूद इसके मोह में इसके साथ साथ यहां तक आ गई। अब हम अपने मंत्र की शक्ति से उसे अपने वश में कर लेंगे और उसे मजबूरी में प्रेत संघतारा को अपने साथ लेकर प्रेत लोक जाना होगा। तांत्रिक योगीनाथ जी ने पूरी बात को विस्तार से बताकर राकेश की ओर देखा। राकेश के चेहरे के भाव से यह स्पष्ट है कि वो अब पूछने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। योगीनाथ जी चौक के पास बिछे लाल कपड़े पर बैठकर सभी को बैठने का इशारा करते हैं और सभी निर्धारित जगह पर रखे लाल कपड़ों पर बैठ जाते हैं। ईंट के उस टुकड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछे काले कपड़े के ऊपर रखा जाता है और फिर तंत्र क्रिया प्रारंभ की जाती है। तांत्रिक योगीनाथ जी सिंदूर, कुमकुम, काले तिल, जौ और राई को बारी बारी से चौकी पर डालते जाते हैं और मंत्र पढ़ते जाते हैं।
काफी समय तक इसी तरह से मंत्र के उच्चारण करते रहने के बाद तांत्रिक योगीनाथ जी अग्निकुंड को सजाने लगते हैं और कुछ ही देर में अग्निकुंड कुछ कपूर और शक्कर की मदद से योगीनाथ जी हवन कुंड में अग्नि को जलाते हैं। धीरे धीरे ईंट का रंग बदलने लगा, वो लाल से काली होने लगी और उसके अंदर से एक काली परछाई धुएं के रूप में बाहर आने लगी। कुछ ही समय में वो परछाई लकड़ी की चौकी के ऊपर मंडराने लगी। तांत्रिक योगीनाथ जी अब और अधिक जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगे और साथ ही पास रखे पानी के लोटे के अंदर तर्जनी उंगली घुमाने लगे। कुछ समय बाद योगीनाथ जी ने उस लोटे के पानी को अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पानी को काली परछाई पर छिड़क दिया। उस परछाई ने एक जोर की कराह के साथ तांत्रिक योगीनाथ से कहा, योगीनाथ जी, आप जो चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, पर आप कृपया अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया, पर पता नहीं क्यों आपने मुझे यहां कैद करके रखा है और कुछ भी कहे बिना मुझे मंत्रों से प्रताड़ित कर रहे हो। कृपया आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं वो कुछ भी करने को तैयार हूं जो मैं कर सकता हूं। तांत्रिक योगीनाथ जी मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब राजकुमार अचिंतन की आत्मा पूरी तरह से उनके वश में है। वो अब वही करेगा जो उसे कहा जाएगा, पर फिर भी पूरी तरह से संतुष्टि करने के उद्देश्य से योगीनाथ जी उसे अपना पूरा विवरण देने के लिए कहते हैं। उससे उसका पूरा परिचय जानने का कारण यह है कि इससे योगीनाथ जी उसके बात करने के लहजे और बात के दौरान उसके बर्ताव से ये समझ सकते हैं कि ये उनसे छुटकारा लेकर भागने की कोशिश में तो नहीं है, क्योंकि कई बार भूत और प्रेत तांत्रिकों से छुटकारा पाने के लिए वश में होने का नाटक करते हैं। राजकुमार अचिंतन बिना किसी परेशानी के अपना पूरा परिचय दे देता है और साथ ही अपने मरने का कारण, प्रेत संघतारा के साथ उसके संबंध, सभी बातों को स्पष्ट तरीके से बिना पूछे ही कह देता है। उसके इस तरह के व्यवहार से अब ये तो पक्का हो गया है कि वो योगीनाथ जी को धोखा नहीं दे रहा है और वो किसी भी सूरत में वहां से भागने का नहीं सोच रहा है, बल्कि वो तो चाहता है कि वो योगीनाथ जी का काम करे और मुक्त हो जाए। योगीनाथ जी राजकुमार अचिंतन की आत्मा को उसी काले कपड़े से बंधी चौकी पर बैठने के लिए इशारा करते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं या कोई और तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि हम तो तुमसे सहायता चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में इन निर्दोष बच्चों के ऊपर कुछ ऐसी परेशानी आई है जिसका हल इस समय केवल तुम्हारे पास है। सिर्फ इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है, पर फिर भी तुम अपने लिए स्वतंत्र हो। अगर तुम इस काम को नहीं करना चाहोगे तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। इतना कहकर योगीनाथ जी राजकुमार अचिंतन को उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए उस पर सिंदूर की एक फूंक मारते हैं और देखते ही देखते राजकुमार अचिंतन की आत्मा अपने वास्तविक रूप में आने लगती है। वो करीब 28 से 30 साल का सुंदर नौजवान है। उसका रंग गोरा, बाल काले, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार हैं। उसके पहनावे और रूप रंग को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो एक राजकुमार है। उसका आकर्षण लाजवाब है। कोई भी स्त्री उसके रूप और उसकी सुंदरता पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। यही कारण था कि संघतारा आज भी उसके मोह को त्याग नहीं पाया है। योगीनाथ जी कहना जारी रखते हैं, ये चारों बच्चे किसी और सामान्य व्यक्ति की तरह ही तुम्हारे रायसेन महल को देखने और वहां के भूतकाल को जानने के उद्देश्य से रायसेन गए थे। इन लोगों ने बिना किसी को परेशान किए पूरा महल देखा और अनजाने में भूल भुलैया में चले गए। वहां पर कई सालों से प्रतिशोध की आग में जल रहे संघतारा प्रेत ने इन्हें देखा और इनके साथ यहां तक आ गया। अब वो इन सभी को परेशान कर रहा है। वो इनके शरीर के माध्यम से अपनी तृप्ति के साथ साथ अपना प्रतिशोध भी पूरा करना चाहता है। मैं अब तक 2 बार इन निर्दोष बच्चों को उसके चंगुल से बचा चुका हूं, पर हर समय मेरा इनके साथ रहना संभव नहीं है और आखिर कब तक ये लोग सुरक्षा घेरे के बीच अपने घर में ही कैद रहेंगे। संघतारा से मुक्ति के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। जैसा कि तुम जानते हो, संघतारा आज भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है। हम चाहते हैं कि तुम संघतारा प्रेत को बुलाओ और अपने साथ उसे प्रेत लोक में लेकर चले जाओ, जो कि उस जैसे प्रेत का सही ठिकाना है।
कहो, क्या तुम हमारे लिए इतना सा काम करोगे? क्या तुम इन निर्दोष बच्चों को बचाने में हमारी सहायता करोगे? राजकुमार अचिंतन कुछ देर तक शांत रहा और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं आपके उद्देश्य को पूरी तरह से समझ गया हूं और मुझे इन निर्दोष बच्चों से पूरी तरह से सहानुभूति भी है, पर आप शायद संघतारा को पूरी तरह से जानते नहीं हैं। उसने अपने जीवित रहते हुए ही कई तरह की काली शक्तियों और कई तरह की आसुरी शक्तियों की शिक्षा पाई है। वो कई कई दिनों तक भूखा रहकर श्मशान में साधना किया करता था। मैंने तो यहां तक भी सुना था कि उसने अपनी इन शक्तियों को पाने के लिए कई बार नरबलि भी दी है। मुझे भी उसने इन्हीं सब शक्तियों के बल पर मोहित किया हुआ था, जिनसे छुटकारा उसकी मौत के बाद ही हो पाया। अपनी मौत के बाद भी उसने सारे रायसेन को चैन से नहीं रहने दिया और आए दिन कुछ न कुछ अनिष्ट होता रहता था। महाराज को भी उसकी वजह से ही एक अनजान बीमारी ने घेर लिया था, जिसका इलाज उस समय किसी भी वैद्य या हाकिम के पास भी नहीं था। धीरे धीरे सभी मंत्रियों के मन बदल गए और वो सभी राज्य के खिलाफ हो गए। हमारी सैन्य ताकत से लोहा लेना किसी भी राज्य के वश की बात नहीं थी। यहां तक कि 2 से 3 राज्य भी मिलकर रायसेन दुर्ग पर चढ़ाई करने का हौसला नहीं कर सकते थे। पर महाराज के स्वस्थ न होने, मंत्रियों के विद्रोह और सेना के एकजुट न होने की वजह से सिर्फ एक मुस्लिम शासक ने ही अजेय कहे जाने वाले रायसेन दुर्ग को जीत लिया और हमारा सारा वंश खत्म हो गया। मैं आपकी सहायता तो करना चाहता हूं, पर संघतारा को वश में करना इतना आसान नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद भी मैं कभी एक ईंट से बाहर नहीं आया और न ही मैंने कभी अपनी उपस्थिति का एहसास संघतारा को होने दिया। अगर मैं ऐसा करता तो निश्चित ही वो मुझे अपनी काली शक्ति के बल पर अपने अधीन कर लेता और मुझसे बहुत से गलत कामों को करवाता। इसी वजह से आज तक मैं भूत योनि में होने के बाद भी कहीं पर भी भटका नहीं और न ही मैं अपनी मुक्ति का कोई उपाय करने वहां से बाहर निकला। अब आप ही बताएं कि मैं किस तरह से उस शक्तिशाली प्रेत संघतारा का सामना कर पाऊंगा। तांत्रिक योगीनाथ जी राजकुमार अचिंतन के शांत हो जाने पर उससे बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मैं भी ये जानता हूं कि वो अनेक शक्तियों का मालिक है। उसने कई काली शक्तियों पर अधिकार पाया हुआ है और आज के समय में उससे लड़ना मतलब कि अपने विनाश को न्योता देना जैसा होगा। पर राजकुमार अचिंतन, संसार में हर समस्या का समाधान है। संसार में आसुरी शक्तियां आती जरूर हैं, पर देवों के देव महादेव और आदि शक्ति माता भगवती से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है और वो ही इन शक्तियों के विनाश का कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए तुम्हें परेशान होने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार अचिंतन की आत्मा तांत्रिक योगीनाथ को प्रणाम करते हुए बोली, हे महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। शायद मैं उससे कुछ ज्यादा ही डर गया था और जहां आप जैसे महान तांत्रिक और महात्मा हैं, वहां किसी को डरने की क्या जरूरत है। अब मेरे पास कुछ खोने को तो बचा नहीं है, इसलिए मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को आपको अर्पित करता हूं। अब आप जैसा चाहें मेरे उपयोग कीजिए। मुझे अब किसी भी प्रकार से कोई शंका या परेशानी नहीं है। कृपया अपनी योजना और उसमें मेरे कार्य को मुझसे कहें, जिससे मैं आपके किसी काम आ सकूं। तांत्रिक योगीनाथ जी एक बार फिर सभी की ओर देखकर इशारे से हां या न पूछते हैं, पर सभी हां में सिर हिलाकर उनके साथ होने का आश्वासन दे देते हैं। तब योगीनाथ जी कहते हैं, कल अमावस्या की रात है, हमें किसी भी तरह इस काम को कल ही अंजाम देना होगा। और वो सभी को अपना अपना काम बताकर खुद दूसरे कमरे में जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। अब आगे रात के करीब 11 बजे हैं। आज अमावस्या की रात्रि है। तांत्रिक योगीनाथ जी सभी लोगों, राकेश, मनोज, बाकी दोनों दोस्तों और राजकुमार अचिंतन की आत्मा के साथ रायसेन के किले के नीचे खड़े हुए हैं। उनके पास तंत्र से संबंधित सभी वस्तुएं हैं और वो अब किले के पश्चिमी तरफ से पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वो सभी किले के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में राजकुमार अचिंतन की सहायता से वो तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब को आज के समय में तालाब कहना गलत होगा,
क्योंकि उसमें न तो पानी है और न ही उसका आकार ऐसा बचा है कि उसे कोई तालाब कह सके। करीब आधे एकड़ में फैला हुआ एक गड्ढा मात्र है, जिसके बीचों बीच पुराने समय में चलने वाले फव्वारे के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे तक पहुंचने के लिए एक पतली मगर एक आदमी के चलने लायक पुल जैसी चीज बनी हुई है। उसे पूरी तरह से पुल कहना भी गलत होगा। तांत्रिक योगीनाथ जी उस चबूतरे की तरफ इशारा करके कहते हैं, हमें इस चबूतरे के जैसे ही किसी चीज की जरूरत थी। अब हम अपना सारा काम इसी पर आराम से पूरा कर पाएंगे। राकेश, तुम और बाकी सभी लोगों को साथ लेकर ये सारा सामान चबूतरे तक पहुंचा दो। अभी तक हमें यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ इसी तरह आराम से हो जाएगा। प्रेत संघतारा केवल सही समय का इंतजार कर रहा है। राकेश और बाकी सभी दोस्त चबूतरे को साफ करके उस पर सारा सामान रख देते हैं। तब तक तांत्रिक योगीनाथ जी तालाब के चारों ओर सुरक्षा कवच तैयार करते हैं, जिससे कि जो आत्माएं तालाब से बाहर आएं, वो कहीं उस क्षेत्र से बाहर ना निकल पाएं। साथ ही कोई और प्रेत या कोई बाधा उस तालाब के क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। अब योगीनाथ जी तालाब के बीच में बने चबूतरे पर पहुंच जाते हैं। अब तक रात के 12 सा बज चुके हैं और तांत्रिक योगीनाथ जी क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तालाब को सुरक्षा घेरे से सुरक्षित करने के बाद, चबूतरे को भी उसी तरह से सुरक्षा घेरे में लेने के बाद तांत्रिक योगीनाथ जी पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। चबूतरे पर सामने की ओर सिंदूर, काले तिल, मोरपंख, तिल के तेल का दीपक, मिट्टी के घड़े में सिंदूर मिश्रित जल, खड़ी हल्दी और साबुत चावल के दाने रखे हुए हैं। एक लाल कपड़े के आसन पर तांत्रिक महाराज बैठे हुए हैं। उन्होंने भी लाल कपड़े पहने हुए हैं। मस्तक पर त्रिपुंड बना हुआ है। तांत्रिक योगीनाथ जी ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। कुछ चावल और सिंदूर को हाथ में लेकर देवी का आवाहन करते हुए योगीनाथ जी त्रों के साथ चावल और सिंदूर को चबूतरे के चारों ओर फेंकने लगे। पूजा में उपयोग होने वाली सुपारी के एक ओर सिंदूर और तिल लगाकर चबूतरे के चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए डाल देते हैं और फिर अपने आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने लगते हैं। कुछ समय तक मंत्र पढ़ते रहने के बाद चबूतरे के दाहिने तरफ की मिट्टी अपने आप हटने लगती है और वहां पर एक कंकाल ऊपर आ जाता है। कंकाल को देखकर तांत्रिक योगीनाथ जी समझ जाते हैं कि ये हड्डियां संघतारा प्रेत की ही हैं। वो सोच ही रहे थे कि तभी पूरे तालाब से अलग अलग जगह इसी तरह मिट्टी उठती जाती है और कई नर कंकाल निकलकर बाहर आ जाते हैं। वहां उस जगह इस समय पूरा इलाका सड़न से भर जाता है। बदबू इतनी ज्यादा खराब है कि मुंह को रुमाल से ढकने के बाद भी सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। महल के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तालाब में बाहर आए कंकाल अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। राकेश और बाकी सभी दोस्त इन आवाजों को सुनकर और तालाब में कंकालों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर पसीना पसीना हो जाते हैं। सुनील और विकास चबूतरे से भागने की कोशिश करते हैं, पर तांत्रिक योगीनाथ जी उन्हें इशारा करके वहां से हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, खबरदार, और कोई भी यहां से हिला तो ये चबूतरा पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां पर हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता, पर अगर तुम या कोई और यहां से बाहर निकला तो इस परिस्थिति में उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए चुपचाप यहां खड़े रहो और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। पर फिर भी अब अगर तुम में से कोई यहां से जाना चाहता है तो वो अभी चला जाए, क्योंकि जो क्रिया मैं अब करने वाला हूं उसमें मुझे हिम्मत वाले लोगों की जरूरत है। इतना कहकर तांत्रिक योगीनाथ जी बहुत ही गुस्से के साथ सभी को देखते हैं और किसी को भी वहां से न जाते हुए पाकर अपनी क्रिया चालू कर देते हैं। चबूतरे के सामने राजकुमार अचिंतन की आत्मा है और तांत्रिक योगीनाथ जी इस समय संघतारा प्रेत की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रों का तेज तेज उच्चारण कर रहे हैं। वो बीच बीच में सफेद तार को अग्नि में डालते जाते हैं, जिससे आग की लपटें बहुत ऊंची हो जाती हैं। तभी एक काला साया बहुत तेजी से तालाब के चारों ओर चक्कर काटने लगता है। उसके आने के बाद से तालाब के अंदर मौजूद कंकाल अब उस पहले निकले कंकाल को चारों ओर से घेर लेते हैं। संघतारा प्रेत अब आ चुका है और आते ही उसने अपने जाल फैलाने शुरू कर दिए।
वो अपनी हरकतों और अजीब अजीब तरह की आवाजों से राकेश और उसके दोस्तों को डराने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय तांत्रिक योगीनाथ जी की पहले से सोची हुई योजना के तहत राजकुमार अचिंतन की आत्मा अब अपने सही आकार में आने लगती है और कुछ ही देर बाद चबूतरे पर एक सुंदर, गठीला और राजसी परिवेश पहने हुए राजकुमार अचिंतन दिखाई देने लगता है। संघतारा प्रेत उसे देखकर शांत हो जाता है और उसके पास जाने के लिए तालाब में आने की कोशिश करता है, पर योगीनाथ जी के सुरक्षा घेरे को पार करना इतना आसान नहीं है। वो कई बार कोशिश के बाद भी जब अंदर नहीं जा पाया, तब शांत होकर एक जगह ही रुक गया। संघतारा का प्रेत आ चुका था। इधर तांत्रिक योगीनाथ ने भी राजकुमार अचिंतन की आत्मा को एक खूबसूरत शरीर का रूप दे दिया था। संघतारा का प्रेत अब राजकुमार अचिंतन को देखकर बहुत खुश हुआ। खुश क्यों ना हो, उसके सामने उसका प्यार जो था। तांत्रिक योगीनाथ ने राजकुमार अचिंतन के चारों तरफ अष्ट चक्र का कवच तैयार कर दिया था। संघतारा का प्रेत अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह गायब हो गया और कुछ समय बाद वह राजकुमार अचिंतन के पास अष्ट चक्र के अंदर प्रकट हुआ। अब अमावस्या की काली रात बढ़ती जा रही थी। तभी राजकुमार अचिंतन ने कहा, संघतारा, बहुत दिन बाद हम फिर से मिल गए। यह सुनकर संघतारा का प्रेत मुस्कुराया और कहा, हाँ, हमें मिले तो बहुत दिन हो गए, लेकिन अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब मैं तुम्हें अपने साथ प्रेत लोक लेकर जाऊंगा, जहां पर हम दोनों राज करेंगे। यह सुनकर राजकुमार अचिंतन थोड़ा घबराया, फिर बोला, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अब अष्ट चक्र में फंस चुके हो। इसके अंदर तुम आ तो सकते हो, मगर इसके बाहर नहीं जा सकते हो। संघतारा का प्रेत यह सुनकर घबराया और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उस तालाब में जितने भी प्रेत थे सब बाहर आ गए। यह सब देखकर राकेश और उसके साथी बिल्कुल डर गए। तभी तांत्रिक योगीनाथ ने मंत्र फूंका और उसके कंकाल पर कुछ फेंका, जिससे उसका कंकाल जलकर भस्म हो गया और सिर्फ खोपड़ी बची, और खोपड़ी तुरंत तालाब के अंदर गिर गई। संघतारा का प्रेत अब एक काले धुएं के रूप में बदल चुका था। तभी योगीनाथ ने दोबारा मंत्र फूंका और उसके बाद वहां पर ढेर सारे प्रेत आ गए। ये सभी बंधक प्रेत थे, जिनको योगीनाथ ने अपने मंत्रों से बांध दिया था, जो किसी का कुछ नुकसान नहीं करते थे। योगीनाथ के कहने अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तभी योगीनाथ ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आंधी रात हो चुकी है, जल्दी करो, संघतारा की खोपड़ी को ढूंढो। बंधक प्रेत तुरंत तालाब में कूद गए और खोपड़ी को ढूंढने लगे। संघतारा का प्रेत यह सब देखकर हैरान था। वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने बाकी प्रेतों से कहा, मार डालो सबको, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। बाकी के प्रेत उतने शक्तिशाली नहीं थे कि योगीनाथ के द्वारा बनाए गए सुरक्षित घेरे में जा सकें। तभी बंधक प्रेतों को खोपड़ी मिलती है। यह संघतारा की खोपड़ी थी। उसके बाकी कंकाल को योगीनाथ ने पहले ही जलाकर भस्म कर दिया था। बची थी तो बस खोपड़ी। बंधक प्रेतों ने तुरंत उस खोपड़ी को योगीनाथ के हाथों में लाकर दे दिया। योगीनाथ ने तुरंत एक अग्नि कुंड तैयार किया और उस कुंड में संघतारा की खोपड़ी रख दी। उसके बाद तुरंत योगीनाथ मां त्रिपुर सुंदरी का आवाहन करने लगे और मंत्रों का जाप आरंभ कर दिया। मंत्रों के जाप से सभी प्रेतों के कंकाल रूपी शरीर में आग लग गई और धीरे धीरे सब प्रेत गायब होने लगे और कुछ देर में सब प्रेत गायब हो गए। संघतारा का प्रेत यह सब देखकर गुस्से में जलने लगा। वह एक धुएं के रूप में था। अब आग की तरह उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ देर में चारों तरफ आग ही आग थी। इधर योगीनाथ एक बाद दूसरा मंत्र पढ़ते जा रहे थे। वह जानते थे अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो फिर वह ऐसा दोबारा नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक आसमान में माता त्रिपुर सुंदरी की छाया प्रकट हुई। तुरंत योगीनाथ और सभी लोग झुककर उस छाया को प्रणाम किए। तभी उस मां त्रिपुर सुंदरी की छाया से एक अग्नि प्रज्वलित हुई, जो सीधे उस कुंड में जा गिरी, जिसमें तांत्रिक योगीनाथ ने संघतारा की खोपड़ी को रखा था। और आग लगते ही वह खोपड़ी जलने लगी। खोपड़ी के जलते ही संघतारा का प्रेत हवा बनकर गायब हो गया और उसके तुरंत बाद तांत्रिक योगीनाथ और राजकुमार अचिंतन की आत्मा भी गायब हो गई।
अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब चारों दोस्त अपने घर चले गए और उन्होंने कभी कुछ गलत ना करने का फैसला लिया। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।